ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और मुफ्ती वाहिदी साहब ने हमारी वीडियो का जवाब दिया जिसमें सूरह तलाक की चौथी आयत का जो मसला है कि छोटी बच्चियों के साथ निकाह के बाद क्या उनके साथ इद्दत उनके ऊपर वाजिब है या नहीं है। तो उसका जो उन्होंने सेंट्रल आर्गुमेंट है उनका वो ये है कि खलवत सहीहा, सही बोल रहा हूँ ना उकबा भाई? वो मुफ्ती साहब फिर छड़ी लेके खड़े हो जी, जाते हैं, जी, कहते हैं जी। आपको तो खलवत इस्लाहात का नहीं तन्हाई पता। नहीं, खलवत सहिया। चलें, मुफ्ती साहब माफ़ी चाहते हैं। हम तो खुद कहते हैं भई हमें तो इन चीज़ों का नहीं पता, हम तो आप लोगों को सुन के फिर उसमें से हम फिर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं हम आपसे, और अभी भी सीखने का ही म्यार चल रहा है। मुझे लगता है कि मुफ्ती साहब ने इसके अंदर वैसे उन्होंने मेरा ख़्याल कह दिया कि हम इसका फर्दर उसका जवाब नहीं देंगे। वो ठीक है, वो उनकी चॉइस है, लेकिन जो ये जवाब देते हैं उसके ऊपर मज़ीद सवालात खड़े हो जाते हैं। जो उनका सेंट्रल आर्गुमेंट वही है, वो खलवत सहीहा के ऊपर खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर छोटी बच्ची ही है, सूरह तलाक में मुराद नौमौलूद बच्ची यानी जिसको भी पीरियड आने नहीं शुरू हुए, और उसके ऊपर इद्दत भी वाजिब है, लेकिन इद्दत सेक्स की वजह से नहीं, इद्दत इस वजह से कि वो अकेले में अगर खावंद किसी से मिल ले तो फिर भी उसके ऊपर इद्दत वाजिब हो जाती है। मेरे हिसाब से ये एक लेपापोती वाला जवाब है और उसकी दलील ये है, इन्होंने उसके अंदर एक और हवाला दिया हदीस का कि रसूल अल्लाह ने ये फरमाया कि अगर कोई खावंद अपनी बीवी को बगैर निकाब के देख भी ले तो फिर भी उसके ऊपर मेहर वाजिब हो जाता। कि ये नया कटा खुल गया मुफ्ती साहब कि इसका मतलब फिर ये हुआ कि अगर कोई किसी लड़की को देखने भी जाए तो फिर भी उसके ऊपर मेहर वाजिब हो गया, और आपने उसी से इस्तेदलाल किया कि मेहर वाजिब हो गया तो इद्दत भी वाजिब हो गई। तो फिर ये भी कहीं पे फतवा है, मुझे नहीं मिला, मैंने खैर इतनी गौर से देखा भी नहीं। तो क्या इसका ये भी मतलब है कि जब भी कोई मर्द किसी लड़की को देखने जाए तो उसके ऊपर इद्दत वाजिब हो गई है? चूंकि वो मर्द उसको देखने आया इसलिए अब उसको 3 महीने तक और कोई नहीं देख सकता और कोई उसकी रिश्ते की बात नहीं चल सकती, तो टेक्निकली स्पीकिंग 1 महीने में उसको 4 रिश्ते आ सकते हैं। ये नया कटा खुल गया मुफ्ती साहब, अब इसका इल्मी जवाब हमें चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसकी दलील क्या हो सकती है, क्योंकि हमारी ये जो सेंट्रल तनकीद है वो ये है कि हजरत मोहम्मद जब कोई उनके सामने मसला आता था तो वो उसको उसी वक्त ही एक सोल्यूशन बनाकर दे देते थे, तो वो बाद में उनका बाकी चीजों से इख्तलाफ होता था। इद्दत का सेंट्रल मसला यही है कि औलाद है या नहीं है। ठीक है, आपने ये भी कहा कि उसका मतलब ये भी होता है कि रुजू का भी मौका मिल जाए, तो चलें ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन जो सेंट्रल मकसद उसका यही है कि औलाद का पता चल जाए कि औलाद है या नहीं है, उसका बाप कौन है। तो रसूल अल्लाह उसी तरह एक सोल्यूशन देते होते थे। मेरे ख्याल से वो एक हया वाला मुआशरा था, एक पर्दे वाला मुआशरा था, तो इसलिए रसूल अल्लाह ने ये उन शरारती लोंडों को तनबीह की होगी कि जो चले जाते हैं हर जगह पे ऐम ही मुंह उठा के, चलें जी लड़की देखने चले गए, फिर वो शक्ल देख ली, नहीं पसंद नहीं आया, तो लड़की की भी बेचारी की एक तरीके से बेहुरमती होती है कि हाँ भाई मुझे देख के मैं कुछ तोहफा हूँ क्या हूँ। इसलिए इस तरह की प्रैक्टिस को रोकने के लिए उन्होंने ये कहा होगा कि भाई मेहर वाजिब हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब वो कहा जाता है कि जी तलाक को रसूल अल्लाह ने डिस्करेज इसलिए किया, हलाल कामों में हराम इसलिए है क्योंकि जी फैमिली सिस्टम को प्रमोट करना उनका मकसद था। तो उसी तरह यहां पर भी उन्होंने इस रवायत को रोकने के लिए ये कहा होगा कि भाई तुम ऐसे मुंह उठा के लड़कियों को देखने चले जाते हो, फिर बाद बेचारियों की बेइज्जती हो जाती है कि नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरह की हरकत को रोकने के लिए उन्होंने डिस्करेज करने के लिए कहा होगा भाई ये अब मेहर तुम पर वाजिब हो गया, अब तुमने उसको बगैर निकाब के देख लिया। तो इसका मसला इतना बड़ा ये खड़ा हो जाता है कि आप ये बताएं कि क्या अब कोई भी लड़का जब लड़की को देखने जाता है तो उसको मेहर वहां पे दे के ही आना पड़ेगा? ये तो हमारे उकबा भाई, ये तो कोई ज्यादा मसला नहीं खड़ा हो जाएगा हमारे मुस्लिम बिल्कुल, मुआशरे में कि हाँ बिल्कुल भाई भाई। जब भी कोई लड़की देखने जाएगा और चलो जी ये लो जी मेहर, क्या जो भी 2 आटे की बोरियां या जो भी मेहर तो बिल मेहर तो होता ही। अगेन मैं ये मुफ्ती साहब की ये ऑब्वियसली जो हदीस उन्होंने कोट की है मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा, लेकिन कहने का हमारा मतलब ही ये है कि रसूल अल्लाह बैठे बैठाए चीजें बना देते थे, सोल्यूशन बैंडेज सोल्यूशन ढूंढते थे, तो वो पीछे से किसी से तजाद हो जाता। तो यही वजह है कि ये रवायत कहीं पे भी नहीं है, इसको अमली तौर पे कहीं पे भी नहीं रखा गया कि लड़की देखने गए हैं चलो जी मेहर वाजिब हो गया। अब मेहर वाजिब हो गया, इस्तदलाल इन्होंने खुद ही किया कि अब उसके ऊपर इद्दत भी वाजिब हो गई। क्या हर लड़की जिसको देखा जाएगा निकाब के बगैर तो उसकी इद्दत भी हो जाएगी? तो इसका जी, मतलब ही ये है कि इनके अंदर झोल इतना है कि ये सारी चीजें आपस में तजाद कर, लेकिन ये एक टेक्निकल पॉइंट था। तो बहरहाल बाकी इन्होंने एक यतीम के ऊपर भी बात की और इन्होंने फिर वो क्या अगर किसी छोटी बच्ची से सेक्स करके उसको नुकसान पहुंच गया तो जी। उसके ऊपर सजा हद में तो नहीं है लेकिन ताजीर है। चलो मेरा ख्याल वो भी उन्होंने इसका एक जवाब दे दिया। इसके ऊपर करिए। भी सारी जो बातें हैं, जो मेरा मेरा ख्याल से जो उनका सेंट्रल आर्गुमेंट है वो खलवत सहीहा के ऊपर है, तो उसके बिल्कुल। ऊपर भी रेफरेंसेस हैं और ये स्ट्रीम जो है ये थोड़ी लंबी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि जो आम लोग हैं जिनको इन चीजों की समझ नहीं होती वो क्योंकि साउंड बाइट्स के ऊपर यकीन रखते हैं, तो ये उनके लिए नहीं, लेकिन जो मुफ्ती हजरात हैं जो इल्म वाले लोग हैं ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि वो देखें जो हम रेफरेंसेस अब आपको दिखाएंगे उनके ऊपर आप जाके मजीद तहकीक कीजिए और बताएंगे कि क्या ये बैंडेज सोल्यूशन नहीं है कि इसको उधर से आपने एक बात कर दी है, फिर उसको बचाने के लिए इधर से एक और आपने इख्तरा निकाल ली। तो जी उकबा भाई, कोई इब्तदाई बात आप करना चाहेंगे बजाय कि फिर उस पे हम जो आपके रेफरेंसेस हैं उनको इकट्ठा करें? नहीं, मुफ्ती साहब ने कोशिश की, इस कोशिश को तो हम एप्रिशिएट ही करेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन मसला यही है ना कि जो भी जितनी भी उन्होंने आर्गुमेंट्स का जवाब दिया, वो जो जवाब था वो एक तरीके का नॉन आर्गुमेंट या नॉन सेक्विटर किस्म का ही था, जो बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं कर सकता, और वो आगे हम डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। बस इसे शुरुआत करते हैं ऑपरेशन 65-4 पार्ट 2 की। चलें शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। देखिए, पहले इंट्रो दे दूं कि क्या-क्या टॉपिक्स कवर होंगे। तो पहले तो कुछ जनरल हाइलाइट्स हैं और कुछ जो अनआंसर्ड क्वेश्चन जिनका जवाब मुफ्ती साहब ने नहीं दिया, पहले तो वो बताए जाएँगे। दूसरी बात, मुफ्ती साहब ने कुछ शरारतें की थी उनकी ओरिजिनल वीडियो अच्छा, के अंदर। जी, 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 जी। अच्छा, बिल्कुल। शरारत मुफ्ती मुफ्ती साहब को आप शरारती बोल रहे हैं? शरारत भी नहीं, ब्लंडर ए आज़म प्लेनेट अर्थ, समझ रहे हैं आप? वो फिर आपकी सलाह सही करेंगे, ज़रा बच के रहना। एक तो उल्टा उन्होंने मुझे डाँटा भी है, उन्होंने कहा कि उकबा हाँ, भाई को आप ले आते हैं, उनकी रिसर्च सही नहीं होती। अच्छा, चले वैसे च मुझे बड़ी हैरत हुई, मुफ्ती साहब ने खुद एक जगह पे इकरार किया कि ये इतना सेंट्रल इश्यू है 65-4 का, और उसका जवाब उन्होंने 9 महीने बाद दिया, और उन्होंने इकरार किया कि हाँ, भई मैं तो इस बात का दावेदार नहीं हूँ कि मुझे हर चीज़ का पता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बड़ा सेंट्रल इश्यू है कि छोटी बच्चियों की ज़िंदगियों की, उनकी फलाह इससे जुड़ी हुई है, और इतने बड़े मुफ्ती, ये कोई आम मुफ्ती नहीं है, वो जैसे वो बसालत भाई और दूसरे साथ बैठे होते हैं। मुफ्ती वाइज़ी साहब, आई थिंक ही हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड, बोलने का भी अंदाज़ है, उनको इल्म भी है। उनको भी इस बात का नहीं पता था कि उन्हें 9 महीने लग गए। चलें, उन्होंने कहा हम अक्ले कुल नहीं है, लेकिन आगे चल के उन्होंने हमें ही डाँटना शुरू कर दिया, हम तो मुफ्ती भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लोग भी रिसर्च नहीं करते। हम तो जितनी रिसर्च कर रहे हैं मुफ्ती साहब, आपकी बातों की वजह से हम हमें रिसर्च करनी पड़ रही है, वरना ये क्या इनमें हमें भी घुसने का शौक है। तो चलें, जी। अच्छा, आगे कुरान सूरह निसा की तीसरी, छठी और 127वीं आपने कि एक्सप्लेन आज की मैं है। खोल के रख दूँगा इसको बिल्कुल अच्छे से कि आइंदा से ना अच्छा, मुफ्ती साहब को कोई इश्यू होगा समझने में, ना ऑडियंस को इश्यू होगा, ना हमारे नॉन मुफ्ती मुस्लिम साहब, दोस्तों को कोई इश्यू होगा। बिल्कुल। और बस बच चौथे के हैं रहिएगा, मुफ्ती साहब ने मिसलेनियस। सजा दे। मुफ्ती साहब ने, सबसे पहले मैं कुछ जनरल पॉइंट्स क्लियर कर दूँ ना, मुफ्ती साहब ने जो शुरुआत में कहा था कि मैं अब इस टॉपिक के आगे डिस्कस नहीं करूँगा, बस ये मेरा आखिरी जवाब। तो पहला तो सवाल यही उठता है कि मुफ्ती साहब, एक तो इतना चैनल, अच्छा चैनल खुला है इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। हम भी एक वीडियो बना रहे हैं, आप भी एक वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें रुकने की ज़रूरत कहाँ थी? आप चाहें तो इस दरवाजे को ओपन रख सकते थे। तो क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि मुफ्ती साहब ने इस दरवाजे को क्यों बंद कर दिया? मेरे नज़दीक ये एक हथियार डालने की निशानी कि बंदा गिव अप कर दे ना कि यार बस, 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 बस। वो जिसे कहते हैं ना कि बड़ी नाज़ुक सूरत-ए-हाल है, वही वाला मसला है इधर। फिर नहीं, मुफ्ती, इसमें ऐसे भी हो सकता है, नहीं, थोड़ा हुस्न-ए-ज़न रखना पड़ेगा। नहीं, इसमें उसने ऐसे भी तो हो हम सकता रखते है हैं कि बिल्कुल। उसमें ऐसे भी हो सकता है कि कई, अगर उन्हें लगे कि यार अब तो ये बहस हो रही है, तो फिर इसको इसके अंदर जाने का फ़ायदा नहीं। लेकिन जब तक हमारी कोई रेफ्यूटेशन आती है, जो लोगों को भी लगता है कि यार इसके अंदर कुछ वज़न है, उस पे इनका जवाब, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी पहला दिया कि अगर मुँह देखने से मेहर वाजिब हो जाता है और इद्दत पे इस्तिदलाल है कि इद्दत भी वाजिब हो जाती है, तो फिर तो आपको नया फ़तवा कोई देना पड़ेगा कि जब भी कोई रिश्ता देने जाएगा, देखने जाएगा, तो उसके ऊपर इद्दत भी वाजिब हो जाएगी, मेहर भी वाजिब हो जाएगा। तो इसमें औरत को क्या सज़ा है भई कि एक बंदा मुझे देखने आया और उसने आके मेरे 3 महीने अगले बाउंड कर दिए हैं। तो चॉइस की इतनी बड़ी सज़ा? तो वैसे जो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि इस्लाम में तो जी इजाज़त है, आप देख के शादी करें, बड़ा एडवांस हमारा मज़हब है। मैं उस पे एक पॉइंट ये कहूँगा कि हम इसको ना इग्नोर भी कर सकते हैं, मान सकते हैं मुफ्ती साहब से हल्की-फुल्की गलती हुई होगी। ये जो हदीस जो मुफ्ती साहब ने ज़िक्र की है, इससे इद्दत वाजिब नहीं है। खाली जो खलवत वाला पॉइंट है वो मुफ्ती साहब की प्रिंसिपल पॉइंट है। खलवत और कंज़ुमेशन, खाली यही 2 चीज़ें हैं जिनसे इद्दत लाज़िम आती है। तो उसको हम हुस्न-ए-ज़न रख के कह सकते हैं कि हो सकता है बोलने में नहीं, उनसे लेकिन कोई खलवत गलती वाले हो के गई हो। ऊपर प्रॉब्लम ये है ना, ये तो मैंने उनकी हदीस के ऊपर एक एक तो एक मुझे क्योंकि मज़ा आता है कि अगर कोई नया ब्लंडर, अगर किसी चीज़ को छुपाने के लिए आप कोई नई दलील दें और उसके अंदर से और बड़ा मसला खड़ा हो जाए, वो तो इसलिए मैंने हाइलाइट की। लेकिन जो खलवत वाली है जी, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। बिल्कुल वो तो करेंगे। मुझे साफ लग रहा है कि ये बैंडेज सॉल्यूशन है, ये लेपापोती बिल्कुल, की गई है। बिल्कुल। खलवत के ऊपर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके ऊपर डिस्प्यूट, उस पे कोई हम-आहंगी नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मुफ्ती साहब ने वैसे तो कह दिया कि फुक़हा की जो ज़ाती राय है, हमें वो नहीं, ना दिखाइए, वो हमारे पे हुज्जत इस पे नहीं है। चले, मैं आपको अभी क्योंकि इस पे बात हो रही है तो एक छोटा-सा पॉइंट दे देता हूँ, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। मसला ये है कि मुफ्ती साहब ये खलवत वाली बात किस ज़ैल में लेके आए हैं? 65-4 के ज़ैल में। तो मुफ्ती साहब को चाहिए था किसी मुफस्सिर का या किसी फ़क़ीह का कॉल दिखाते इस ज़ैल में कि उस बंदे ने खलवत सहिया का पॉइंट इस जगह पे यूज़ किया हो। लेकिन मुफ्ती साहब ने वो दिखाया ही नहीं है। इनके यहाँ एक चीज़ होती है तफ़सीर बिर-राय कि आप अपनी मर्ज़ी से कुरान की आयत की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। तो मुफ्ती साहब ने खलवत का पॉइंट यहाँ पे इंटरजेक्ट करके एक तरीके से तफ़सीर बिर-राय की है इस जगह। अपनी एक इंटरप्रिटेशन निकाल के उसको वहाँ हुँ। पे इंसर्ट, और इसमें जो इंटरनल इनकंसिस्टेंसीज़ हैं वो तो आगे डिस्कस होंगी। लेकिन ये एक मैं प्राइमरी पॉइंट दे रहा था आपको। हाँ, लेकिन मैं इसमें पॉइंट ये इसी पे मैं ये दे रहा था कि खलवत का ये जो इन्होंने फिट किया है, एक जगह पे ये कहते हैं कि आप हमें जो बाकी जो डिसएग्रीमेंट है, आप वो हमारे ऊपर नहीं रख सकते, हुज्जत नहीं है। यानी तो प्रॉब्लम फिर ये आती है, हमारा तो मुकदमा ही ये है कि कुरान, हदीस, सुन्नत में इतना झोल है, तज़ादात हैं कि क्लियर कट आंसर नहीं आता, जिसको ये
कंसेंसस बोलते हैं, तभी मुफ्ती साहब भी तो हमें हवाले दिखा रहे हैं। मुफ्ती साहब अपनी मर्जी के हवाले दिखा रहे हैं जो उनकी राय को सपोर्ट करते हैं, तो ये तो पिक एंड चूज हो गया। तो इसीलिए हमारे ऊपर ये फर्ज बनता है कि हम उसके जो मुतजाद राय है वो जरूर हम दिखाएं, ताकि ये पता चल सके। लेकिन हमारा तो लेकिन आर्गुमेंट ये है कि इसके अंदर इसमें झोल है, इसके अंदर तजादात है। हम तो इतने अच्छे लोग हैं कि हम इनको हनफी, उसके अंदर भी देवबंदी आलिमों के रेफरेंसेस लाके दे रहे हैं। जबकि हमें तो ये चाहिए था कि हम किसी भी मुस्लिम बंदे का रेफरेंस लाके दे देते। लेकिन हम इनको हनफी, देवबंदी जो इनके मसलक के स्कॉलर्स हैं, उनके ओपिनियन दिखा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मुफ्ती साहब ने खुद कई फ़कीहों के हवाले कोट किए हैं, तो मुफ्ती साहब ऐसे इतनी आसानी से रिजेक्ट नहीं कर सकते, और वो हम आगे डिस्कस एग्जैक्टली। करेंगे। तो ये एक चलें। दूसरा पॉइंट जो था ना इसमें, वो है कि 54-43 पे मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि मैं बड़ी तेज़ी के साथ इन चीज़ों से ज़िक्र करके गुज़र गया, और ऑडियंस को चाहिए कि हाँ। वो पीछे जाके देखे। तो मुफ्ती साहब से फिर एक और सवाल ये उठता है कि मुफ्ती साहब, चैनल आपका था, स्ट्रीम आपकी थी, तो जल्दी किस बात पर, आराम से जवाब दे सकते थे। अगेन ये इस बात को इंडिकेट करता है कि नाजुक सूरत-ए-हाल है। नहीं, अगेन हुस्न ज़ान, उसमें ये भी वजह हो सकती है। अब देखिए मैं तो हमारे ऊपर ऑडियंस भी के एक लिए, प्रेशर। मैं न्यूट्रल होके छोड़ रहा हूँ, हाँ, ऑडियंस पे। नहीं, नहीं, हाँ, ठीक है, लेकिन मैं ज़रा उसमें क्लैरिफ़िकेशन दूँ। ये हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है कि वीडियो को जितना छोटा रख सके रखें, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो उनका देखते ना, अटेंशन स्पैन जो है बड़ा छोटा उसके होता है। बाद 2 घंटे लेकिन उन्होंने उन इमादुल इस्लाम से बहस की। हाँ, वो एंटरटेनमेंट, वो उन्होंने कहा कि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। अब क्या करें, अब हमारे दीनी आलमों को भी, उनको भी बेचारों को एंटरटेनमेंट का सहारा लेना पड़ता है। वो या दैट्स फेयर एनफ। लेकिन मेरे, इसलिए मैंने शुरू में डिस्क्लेमर दे दिया कि आम आवाम को शायद ये बातें बड़ी ड्राई लगें, शायद उनके ऊपर से गुजर जाएँ, लेकिन जो आलिम हैं, जो मुफ्ती हैं, जो कारी वगैरह हैं, जिनको थोड़ी बहुत समझ है इन इश्यूज़ की, ये वीडियो उनके लिए है। और आप देखें मुफ्ती साहब, अब देखें हम आपके मुफ्तियों के ऊपर आ रहे हैं सीधा, उनका ईमान हम खतरे में डाल रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि मुफ्ती साहब ने कई हवालों के जवाब ही नहीं दिए। सवाल ये उठता है कि हाँ। मुफ्ती साहब, अगर हमारी रिसर्च इतनी कमज़ोर थी कि हम बंदा बदल लें, तो आपने इन हवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? आप उनकी डाँट को सीरियस ले गए हैं? मेरे पे तो पर्सनल अटैक्स खेले हैं भाई मुफ्ती साहब ने, लेकिन मुफ्ती साहब बड़े हैं, कर सकते हैं यार ऐसी कोई बात। तो देखिए, किन-किन हवालों के मुफ्ती साहब ने जवाब नहीं दिए। तो हमने खैरुद्दीन रामली हनफी साहब, टर्की के बहुत बड़े स्कॉलर्स गुज़रे हैं 16-15 सेंचुरी के आस-पास। उनका फतवा दिखाया था, अच्छा। उसका मुफ्ती साहब ने ज़िक्र ही नहीं किया। फिर अहमद रज़ा खान साहब जो बरेलवी हैं, यानी कि बरेलवियों के मुफ्ती आज़म प्लैनेट अर्थ, उनका एक फतवा दिखाया, वो भी हुँ, हनफी हैं, उनका भी जवाब नहीं दिया। एक तीसरी चीज़ हमने दिखाई थी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तफसीर खलवत के रिगार्डिंग, कि वो, कि हुँ, अगर खलवत उस तन्हाई को कहते हैं कि जिसमें अगर मियाँ-बीवी हम-बिस्तरी करना चाहें, तो उनके बीच में कोई रुकावट नहीं हो। उस पॉइंट का भी मुफ्ती साहब ने जवाब नहीं दिया। चौथी हाँ, बात, अशरफ अली थानवी साहब की हमने एक बहिश्ती ज़ेवर की इबारत दिखाई थी, जिसमें गुस्ल डिस्कस हुआ था। उसका भी मुफ्ती साहब ने जवाब नहीं दिया, और वो जैसे इसके अगले उसमें ज़िक्र किए कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही। तो अब अगली स्लाइड पे हम मूव कर सकते हैं। तो मुफ्ती साहब ने, जो हमने दलील रखी थी ना कि यार सेकेंडरी सोर्सेज़ में ऐसी चीज़ें क्यों डिस्कस की गई हैं। मुफ्ती साहब ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट ज़िक्र किया कि यार बहिश्ती ज़ेवर में तो शराब पीकर दी गई तलाक का भी मसला मौजूद, तो इससे शराब हुँ, पीना तो हलाल नहीं हो जाता। बिल्कुल तस्लीम करते हैं कि मुफ्ती साहब का बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। लेकिन मुफ्ती हुँ, साहब, मसला इतना भी सिंपल नहीं है ना, क्योंकि ये जो बहिश्ती ज़ेवर की जो इबारत है, जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि अगर एक हस्बैंड अपनी जो एक छोटी बच्ची, जो उसकी बीवी है, उसके साथ मुबाशरत करे, तो उसको गुस्ल उसे इसलिए कराना है ताकि वो आदत डाल सके, इन ऑर्डर टू गेट हर इनटू हैबिट। अब ये क्या हुँ, चीज़ सिग्निफाई करती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि यार हैबिट हम उसी चीज़ की डलाते हैं कि जो एक्शन डिज़ायरेबल हो और जो फ्यूचर में भी हो सकता है। शराब वाला केस जो मुफ्ती साहब ने ज़िक्र किया, उसके साथ ये चीज़ नहीं होगी। वहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि इन ऑर्डर टू गेट हर इनटू हैबिट या इन ऑर्डर टू गेट हिम इनटू हैबिट। समझ रहे हैं आप पॉइंट को? हैबिट हुँ, उसी चीज़ हुँ। की डलवाई जाती है जिस अमल का फ्यूचर में होने के भी चांसेस। तो ये हाँ, बात इस यानी ठीक है, इसको किए जाओ बार-बार। बिल्कुल, कि इस बात पे दलालत करता है कि फ्यूचर में भी जो मियाँ-बीवी हैं, जो वो छोटी बीवी है, उनके बीच में मुबाशरत होगी। ये दलील है इस बात पे, और इस फ़तवे का मज़े की बात है, मुफ्ती साहब ने ज़िक्र ही नहीं किया, यानी जवाब ही नहीं दिया। मुफ्ती साहब ने सिर्फ़ एक वो जो रुमाल वाली जो थी ना, जो फिस्ट्यूला वाली हुँ, जो इश्यू था, सिर्फ़ उसका जवाब दिया था। तो ये एक इश्यू क्लियर हुँ। करना था, और ये क्लियर हो चुका है यहाँ पे। इल्मी एटम बम। इल्मी ओहो हो! ये क्या है? क्या नाबालिग बीवी से मुबाशरत करना दुरुस्त है? अच्छा, ये फ़तवा देवबंद है। नाबालिग लड़की से जिस्मानी ताल्लुकात यानी डिंग डोंग धबड़-दुज ढिनकी चिक्की ठा जायज़ है या नाजायज़ है? जबकि मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब बहिश्ती ज़ेवर में औरतों की मखसूस बीमारियों में एक ऐसी बीमारी का ज़िक्र भी है, इश्काक़ अरहम। 2 पार्ट यानी आगे, और उसके जो पार्ट हैं वो ये मुबाशरत करने से फट के एक ना हो जाएँ। तौबा! जो कि नाबालिग लड़की के निकाह की वजह से होता है। अब इसका नाम इन्होंने एक बीमारी रखा हुआ है। वो बीमारी उसमें नहीं है, बच्ची में। बीमारी उस ज़हन में है जो ये काम करना चाहता है। कितनी वैसे देखो, वैसे क्या दलाइल इन्होंने बनाए हुए हैं कि ये उसकी बीमारी है, उसकी फट के एक हो जाती जी, जी। है। तबीब कहते हैं कि बीवी नाबालिग हो और अभी शर्मगाह खुश्क हो तो ज़ख्म आ जाते हैं। शर्मगाह उसकी खुश्क इसलिए है क्योंकि वो पूरी तरह से बालिग नहीं हुई। वो इस अमल को एन्जॉय नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियसली उसको इस चीज़ की समझ भी नहीं है। इस वजह से वो खुश्क होती है। लेकिन जब जानवर चढ़ा हुआ हो इनके दिमागों में, तो फिर तो भाई वो लड़की में कोई प्रॉब्लम होगी, क्यों गर्म क्यों नहीं हो रही भाई?
और अखबारों में इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसी खबरें छापी जाती हैं कि अरब मुल्क में कम उम्र लड़की शादी की पहली रात मुबाशरत की वजह से मर गई। यमन में इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए हैं। बाज़ औक़ात लोग कमसिन बीवी के साथ कुव्वते बाह बढ़ाने वाली अंग्रेजी दवा यानी वायग्रा शाग्रा खा के, ताकि छुरी जो है छोटी सी वो तलवार बन जाए, दवा खाकर बीवी को जख्मी कर देते हैं। रहनुमाई फरमाइए। अब ये भाई हैं, इनको ऑब्वियसली तकलीफ हो रही है कि बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है हमें, ये जो बाहर के लोग हैं, अंग्रेजी अखबार हैं, ये जो अब तो देसी हमारे मुल्हिदीन भी हैं जो आपका बड़ा इसके ऊपर तनकीद करते हैं। तो बताइए इसका कोई जवाब दें कि क्या नाबालिग बच्ची के साथ डिंग-डोंग हो सकता है, नहीं हो सकता? यानी इसका मतलब इतना बड़ा ये इश्यू है कि लोगों में ये सवाल उठ रहे हैं कि यार क्या है? इवन हम भी ये समझते थे हज़रत आयशा से की रिवायत, हज़रत मोहम्मद की जो शादी है उसी से हम भी इस्तेदलाल यही करते थे कि नहीं, पोस्ट जब उस लड़की को हो गए हैं मेंस्ट्रुएशन तो उसके ऊपर ये जायज़ होगा, लेकिन नहीं, ये जब इसको जितना खोलते हैं उसके अंदर से उतना गंद निकलता है इन बातों में से। चलें जवाब सुनते हैं क्या है जी। ये अगेन ये मकतबा देवबंद का फतवा है। फतवा नंबर 9227/D=11/1437। मौजू फतवा से आईडी। मुताल्लिक तहकीकात आपने कर ली हैं, आप भी बड़े शरारती हैं। अखबारों के बेहुदा इल्जामात का जवाब गैरतमंद पढ़ने वाले, यानी गैरतमंद जो पढ़ रहे हैं वो गैरत हैं, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं जिसको कहते हैं इश्काकिल रहम, दो चीजें फट के एक हो जाना, गैरतमंद पढ़ने वाले को इसी अखबार में देना चाहिए। जहां तक फिकही मसले की बात है तो एक है किसी चीज का तिब्बी लिहाज से नुकसानदेह होना, दूसरा है फी नफ्स उसका जायज होना। हाँ, ये डिस्टिंक्शन, चलो इधर से डिस्टिंक्शन की इन्होंने। नाबालिग लड़की से सोहबत बाद निकाह, यानी निकाह के बाद नाबालिग लड़की के साथ, उसके साथ, मैं तो इसको जिनसी ज्यादती बोलूंगा, करना जायज है, लेकिन लड़की के ओलिया को निकाह से पहले इस मसले का सोचना चाहिए और रुखसती सोच समझ कर करना चाहिए। यानी जी। यहाँ पे जी आ गई है कि माँ बाप की इसके ऊपर ये फिजिकल कैपेबिलिटी की बात हो रही है कि अगर वो एंड्योर कर सकती है तो जायज है, वही ना, नहीं। यानी इस्तेहकाक जो है माँ बाप को दिया गया ना कि हाँ भाई जी, जी, जी। बच्ची है, तो ये अगर इसमें आपने मैं ऐसी एक और ओपिनियन दे दिया। जी, 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 रुके। ये जो बात हो रही है ना कि औलिया के ऊपर है, इसमें भी जो हमने लास्ट टाइम जो खैरुद्दीन रामली का फतवा दिखाया था ना, वो इम्पोर्टेंट है कि अगर वली में और हस्बैंड में डिसएग्रीमेंट हो जाए कि हस्बैंड कहे कि रुखसती करो और वली कहे कि बेटी अभी कैपेबल नहीं है, तो ऐसे केस में मसला जाएगा काज़ी के पास। काज़ी बच्ची को देखेगा, उसकी आउटर अपीयरेंस, वो जो प्लम्प एंड राउंडेड वाला फतवा था ना हमारा, वो फिर इस जगह पे कंडीशन लगेगी कि काज़ी देख के बोलेगा कि अगर कैपेबल है तो फिर रुखसती करना लाज़िम हो जाएगी। इजमा इसी बात पे है कि अगर नाबालिग लड़की बर्दाश्त कर सकती है इनकी तलवारों को तो फिर ये जायज है। और ये देखिए अब हमने आपको मकतबा देवबंद का जी, फतवा दिखा दिया। और मुफ्ती साहब ने एक और छोटा सा इंजीनियर खोल दिया यहाँ पे उकबा भाई को, जो मेरा ख्याल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को भी इस फतवे का नहीं पता होगा। तो ये मुफ्ती साहब इनके को खुद को फतवे भी के इस अंदर फतवे का नहीं पता होगा। यार वो कहते हैं कि भाई हमें तो हर चीज का नहीं पता, लेकिन मुफ्ती साहब अब देख लें, ये आप अब या तो ऐलाने बरात करें, इस फतवे को कंडेम करें और कहें कि नहीं मैं अपनी राय के साथ जा रहा हूं, नाबालिग लड़की के साथ डिंग डोंग नहीं हो सकता। ये रुके। मकतबा देवबंद, मुफ्ती यासिर अल वाजदी, द बिगेस्ट मुफ्ती इन द सब कॉन्टिनेंट हमारी नजर में, जी, जी। उनका फतवा है जो इस फतवे को रद्द करता है। मुफ्ती साहब को पहले एक दफा कभी कहा था किसी वीडियो में कि मुफ्ती साहब आप अगर मकतबा देवबंद से, और ये क्योंकि आप सेकुलरिज्म को या एथियज्म को रद्द करने के लिए निकले हुए हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर यही होगा कि ये जो इस तरह के ये जो बैगेज है, चाहे आप बरेलवी से हो, देवबंद से हो या किसी से भी हो, उनसे आप ऐलान बरात कर दें, एक सोलो वन मैन बन जाए, तो फिर आप अपनी अक्ल से मसले भी दे सकते हैं, तफसीर भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर हमारे लिए आपको काउंटर करना ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन जो अब देखिए कुरान और हदीस के अंदर अगर कोई झोल हो उसको निकालना, चले वो एक टेक्निकल बात हो जाती है और उसके ऊपर भी उनको मेरे ख्याल फायदा, अगर वो किसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं तो फिर उसमें किसी आलिम की इंटरप्रिटेशन लाके हमारे सामने रख सकते हैं, लेकिन वो काम ज्यादा मुश्किल है कुरान और हदीस पर। सिंपल है, बहुत सिंपल है इसकी निस्बत। लेकिन अगर आप किसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं तो फिर ये सारा बैगेज जो है आपके ऊपर रखा जा सकता है और आपको फिर इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये फतवा है जवाब नंबर 68,723, इसका जवाब देना आपके ऊपर फर्ज है। नहीं, आपने कहा ना कि जैसे मुफ्ती साहब बारात का ऐलान कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ क्यों। दरअसल क्यों? टाइमिंग ऐसी है हमारी वीडियो की कि अभी 2 दिन पहले एक मसला उठा हुआ है इंडिया के अंदर गज़वा हिंद के ऊपर। तो हाँ, मुफ्ती मैंने तो साहब उसके ऊपर की बात ही नहीं अभी की हालांकि। जी, मुफ्ती साहब की एक रीसेंट वीडियो आई है, जिसमें मुफ्ती साहब ने दारुल उलूम का वो देवबंद का जो फतवा, जिसमें गज़वा हिंद के रिगार्डिंग जो इश्यू डिस्कस हुआ था, उसको मुफ्ती साहब ने ऑन भी किया है और डिफेंड भी करने की कोशिश की। तो मुफ्ती साहब 2 दिन के अंदर बारात का ऐलान नहीं हो सकता। ये तो अब आप ऑन कर चुके हैं उसे एक बार, तो फिर इसको भी ऑन करना पड़ेगा। और इससे दूसरी बात ये कि आइडियली ये फतवा सब कुछ एंड कर देता है यहीं पे। अगर हम चाहें तो हाँ, ये तो स्ट्रीम को ये यहीं खलवत-खुलवत सब इसका खत्म है अब। बाकी तो ये हम सारे
दलाइल जो निकाल रहे हैं दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं, लेकिन ये तो या तो इस फतवे को डिस्क्रेडिट कर दें, लेकिन मुझे पता है कि फतवे को डिस्क्रेडिट करना, क्या वैसे इनकी क्या पोजीशन है? अगर फतवे को डिस्क्रेडिट कर देते हैं, अगर फर्ज करें एक देवबंद के आलिम हैं और वो कहते हैं मैं इस फतवे को नहीं मानता, वैसे तो वो कहते हैं कि ये हमें फुकही की राय जो है वो आप हमारे पे हुज्जत नहीं है, क्या फतवा इनके ऊपर हुज्जत है? भाई फतवा एक आलिम थोड़ी ना दे रहा है, दारुल उलूम देवबंद इंस्टीट्यूशन दे रहा है फतवा, तो इंस्टीट्यूशन की वैल्यू है, बंदे की वैल्यू नहीं। तो उसमें भी यानी गजवा इसके ऊपर एस्केलेशन कंसेंसस है मकतबा देवबंद के हिसाब से। कुरान शरीफ का मतलब चाहे जो मर्जी हो, लेकिन आप जिस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखते हैं उनके अंदर कंसेंसस है कि नाबालिग बच्ची के साथ सेक्स किया जा सकता है। शर्त यह है कि माँ बाप को ध्यान करना चाहिए कि जी। भेजनी है, अगर वो बर्दाश्त कर सकती है। यहाँ पे शर्त बर्दाश्त करना है, यहाँ पे शर्त मेंस्ट्रुएशन नहीं है। मुफ्ती साहब शरारती खयानत, ब्लंडर आजम प्लानट, यार आपने ना हारिस भाई जब मैं दिल आपको पे ले लिया। दिखाऊंगा ना तो आपने भी यकीन नहीं करना कि ये मुफ्ती साहब ने किया है। मसला कुछ अच्छा ऐसा चले, संगीन मसला है। देखें वाकई कोई बड़ा मसला होना चाहिए, वरना मैंने जी, ये फिर ये नहीं, सारा नहीं, ब्लर तो करवा देना। चले ब्लंडर होना चाहिए वाकई। मैं मुफ्ती साहब से वादा करता हूँ कि अगर ब्लंडर उस लेवल का नहीं हुआ ना तो मैं कन्वर्ट हो जाऊँगा वापस। कन्वर्ट नहीं होना, माफी मांगेंगे आप। माफ़ी तो पब्लिकली मांग लेंगे चले, लेकिन मैं हाँ, इसमें ना चले बस एक बस इतना काफी है, दलीलों के कन्वर्ट की स्टैंडर्ड बात तो क्लैरिफ़ाई बता। कर दूँ कि यार अभी अच्छा, तक तो हमें ना मुफ्ती साहब को सिर्फ़ उन स्कॉलर्स की ओपिनियन दिखा रहे थे, जिनको मुफ्ती साहब एज़ एन अथॉरिटी मानते हैं। लेकिन अब हम मुफ्ती साहब को उनकी अपने जो उन्होंने दलील दी थी, उसके अंदर से उस दलील को इन पे पलटा देंगे और कौन वो सी जो वाली उसमें दलील? जी नहीं, तो ये इश्यू है दरअसल मुफ्ती साहब की ओरिजिनल वीडियो के बारे में। जब हमने लास्ट टाइम जिस ओरिजिनल वीडियो पे रिएक्ट किया था ना, ये उस वीडियो के बारे में इश्यू है। क्योंकि उस टाइम तो हमने मुफ्ती साहब के साथ हुस्न ज़न रखा था। मुफ्ती साहब कभी किसी चीज़ को मिसरिप्रेज़ेंट नहीं करी उस तरीके से। मुफ्ती साहब सही तरीके से उसका कॉन्टेक्स्ट के साथ उस चीज़ को बयान करें। लेकिन दरअसल बाद में जब मेरी उस चीज़ के ऊपर नज़र गई, तो मैं तो परेशान हो गया देख के। तो दरअसल मुफ्ती साहब ने उस वीडियो के अंदर 23 टाइम स्टैम्प पे मुफ्ती साहब क्या कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स के हिसाब से माइनर्स के साथ कंज़ुमेशन जायज़ नहीं है। तो अक्सर अहल इल्म मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स इस बात की सराहत करते हैं कि अला अन्न सिगर अल्लज़ी ला तुतीक़ु मअहुल वत मानिउम मिन मवानिअ तस्लीमिहा लिज़ौजिहा के जो बचपना है उसकी बुनियाद पर न ये कि शौहर के लिए कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज जायज है, बल्कि लड़की के वालिदैन के लिए ये भी जायज नहीं है कि वो शौहर के हवाले कर दें। मुफ्ती साहब के ये वर्ड्स थे उस पॉइंट के ऊपर और मुफ्ती साहब क्या कोट कर रहे थे इस्लाम वेब का एक फतवा और उस फतवे ओके। को मुफ्ती साहब ने उसका सोर्स भी जिक्र नहीं किया। खुद ये कहते हैं कि इस फतवे का सोर्स मकसूद नहीं है। दूसरी बात उस फतवे को अरबी में रखा, ट्रांसलेट भी नहीं किया। अब दरअसल बात क्या है ये आप खुद पढ़े, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। एज फॉर द सेकंड इशू, यानी जहां तक दूसरे इशू का ताल्लुक है, जिसका ताल्लुक छोटी बच्चियों के साथ सेक्स के साथ है, ज्यादा कॉलर्स जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो छोटी बच्ची बर्दाश्त नहीं कर सकती उसके ऊपर ये वाजिब है कि उसको हैंड ओवर ना किया जाए। मुफ्ती साहब ने हाँ, ये वर्ड यूज किया है कि माइनर्स के साथ कंजम्पशन जायज नहीं है, जबकि वहां ये लिखा है कि माइनर्स हु कैन नॉट बियर जो हाँ, वर्ड है। उनको हैंड ओवर नहीं करना, ये लिखा हुआ बिल्कुल है। ये है शर्त उसी फतवे के अंदर, ये जो मुफ्ती साहब ने दिखाया था। एग्जैक्टली ये मुफ्ती साहब ने उस पॉइंट के ऊपर दिखाया है और उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करा, यानी उसको गलत तरीके से समझाया, ऑडियंस को गलत तासुर दिया मैं तो हुस्न ज़न रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुफ्ती साहब बहुत सारे लोगों को डाँटते हैं कि उनको अरबी नहीं आती। तो ये फ़तवा जो था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अरबी में इन्होंने पढ़ के उसका तर्जुमा किया था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुफ्ती साहब को अरबी समझने में गलती हुई हो, या दूसरी ऑप्शन ये है कि उन्होंने जो आप या ये तो आप कह रहे हैं कि या तो शरारती ख़यानत की है फिर उन्होंने। यार। अब मैं इन दोनों शरारती में से कहता ऑप्शन कौन सी हो हूँ, सकती गूगल तो हमारी साइड नहीं है ना, गूगल तो न्यूट्रल चीज है। है? नहीं, इस पे वो ये अच्छा चलें, हम ये इस पे अभी हुस्न ज़न रखते हैं। हो सकता है ये आपने गूगल से ट्रांसलेट किया, हो सकता है हमारी, नहीं चले हम मुझे नहीं लगता दे ये, देंगे क्योंकि पहली ये बड़ा गलती पहली स्पेसिफिक बार, है। या पहली एक जिसे क्योंकि कहते हैं ना तर्क औला कह लें उसे, जो हजरत आदम से हुआ था, तर्क औला वो कह लें ये। क्योंकि ये इसमें मुझे नहीं लगता कि गलती होगी, क्योंकि बड़ी स्पेसिफिक गलती है वो गलती भी वही जो हमारा नजरिया है कि जो छोटी बच्ची बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी उस फतवे के अंदर भी शर्त ये है जो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेंस्ट्रुएशन उसकी शर्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे चले ना, ये तो हमने चले हुस्न ज़न रख लिया एक बार, ठीक है। अब उसी वीडियो में 40-50 वाली पुरानी वीडियो में 1255 पे मुफ्ती साहब कोट करके क्या कहते हैं कि जो एक मोतबर हवाला है मौसूआ फ़िक़हिया यानी फ़िक़ही एनसाइक्लोपीडिया का, कि जो अगरचे रीसेंट वर्क है लेकिन इसकी बुनियाद अभी तक की जो हमारी पूरी फ़िक़ही तारीख है वो है। उसमें देखिए क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि ज़हबल फ़ुक़हा, फ़ुक़हा यानी एक फ़क़ीह की बात नहीं, फ़ुक़हा तमाम जूरिस्ट, वो इस बात के कायल हैं कि इला अन्न मिन मवानिअ तस्लीम अस्सिग़र, के वालिदैन के लिए जायज़ नहीं है कि बचपने के बाकी रहते हुए, यानी अभी बच्ची छोटी है, उसको वो हस्बैंड के सपुर्द कर दें। फला तुसल्लमु सगीरतुन ला तहतमिलुल वतअ इला ज़ौजिहा हत्ता तकबुरा, तो कोई भी छोटी बच्ची उसके हस्बैंड के अगरचे शादी हो जाए
उसके हस्बैंड के हवाले नहीं की जाएगी कि जो कंजुमेशन ऑफ मैरिज के लायक न हो, यहां तक कि वो बड़ी ना हो जाए। वयजूल हाज़िल मानिअ। ये मुफ्ती साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स, कोई भी छोटी बच्ची उसके हस्बैंड के हवाले नहीं की जाएगी जो कॉन्जुमेशन के लायक ना हो, यहाँ तक कि वो बड़ी ना हो जाए। ये मुफ्ती साहब के वर्ड्स हैं। लेकिन मुफ्ती साहब इस लम्हे से सटल तरीके से गुजर, जबकि मुफ्ती साहब ने खुद इसमें इकरार कर लिया कि जो कॉन्जुमेशन के लायक ना हो, ये कंडीशन है। क्योंकि क्योंकि यहाँ से उन्होंने इम्प्लाई या इंदिया ये दिया अपने सुनने वालों को कि छोटी बच्ची के काबिल ना हो, इससे मुराद यही है जिसको मेंस्ट्रुएशन ना हुई हो। बिल्कुल। यहाँ से उन्होंने इंदिया ये दिया। हालांकि हमने जो पिछली वीडियो में भी हवाले दिखाए, इस वीडियो में भी दिखाया कि ये उनका जिक्र हो रहा है जिनके अभी पीरियड ना भी आए हो, फिर उसके ऊपर जो हद है वो ये है कि क्या वो बर्दाश्त कर सकती है या नहीं कर सकती। 5 साल की बच्ची है, उसको पीरियड नहीं आया, लेकिन राउंड एंड प्लम्प मोटी गोलमटोल सी है, जो इनकी ज़ाहिरी तौर पे इनको लगता है कि बर्दाश्त कर सकेगी, तो 60 साल का बंदा उसके साथ जी। जिनसी ज्यादती कर सकता है। उसी पैराग्राफ में नीचे मालिकीज और शाफीज का ओपिनियन लिखा हुआ है कि दी मालिकीज एंड शाफीज बिलीव दैट द इम्पेडिमेंट टू चाइल्डहुड वाज रिमूव्ड बाय हर बीइंग एबल टू हैव डैश विद हर। समझ रहे हैं? तो ये मुफ्ती साहब ने ओपिनियन जिक्र ही नहीं किया, और ये फिर वही दिखा रहे हैं, ये वो फतवे हैं जो मुफ्ती साहब ने खुद दिखाए हैं। खुद दिखाए हैं। यानी उसमें मुफ्ती साहब ने इतना उनको ढूंढा और वो वाले फतवे दिखाए और उसके अंदर से भी वो चीजें दिखाई, और ये तो फिर मेरी खयानत हुई कि जब वो खुद पढ़ रहे हैं कि जो उसके हवाले नहीं की जा सकती, जो बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, कंज्यूमेशन के लायक ना हो। मुफ्ती साहब इसका क्या मतलब था कंज्यूमेशन के लायक ना हो? नहीं, इसका मतलब क्या मेंस्ट्रुएशन था? नहीं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है नहीं। इसकी म्यार सिर्फ यही है कि जो कंज्यूमेशन के लायक ना हो, चाहे उसको पीरियड आया हो या ना हो, इट्स इररेलेवेंट। और नहीं, इसमें देखें आखिरी में जो एक ओपिनियन द शाफी सेट जो बोला है ना कि यार तब तक जो हस्बैंड है उसको हैंड ओवर नहीं की जाएगी जब तक वो केपेबल ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर शहवत इतनी जाग जाए कि वो कुछ कर बैठे। तो ये पॉइंट भी ये मुफ्ती साहब ने जिक्र किया था, इससे ऊपर वाला जिक्र नहीं किया। ये पॉइंट मैं कहूंगा कि ऑडियंस दिमाग में रखे, जो भी बंदा गौर से देख रहा है वो दिमाग में रखे, क्योंकि ये खलवत के टाइम जाके ये पॉइंट यूज में आएगा। ये बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है लोगों। उसी वीडियो में फिर आगे 14:7 पे मुफ्ती साहब कोट करते हैं इब्ने नुजैम, एक हनफी फकीह को, जिनको मुफ्ती साहब आप डिसोन नहीं कर सकते। हनफी फुकहा में इब्न नुजैम के की बहरुर रायक बड़ी मशहूर किताब है, उसके उसके हवाले से भी यही बातें लिखी हुई हैं। उसमें अलग अलग अकवाल हैं, लेकिन एक कौल ये भी है कि ला युदखलु बिहा मा लम तबलुग, कि जब तक कि वो हद्दे और सिन्ने बुलूग को न पहुंच जाए, उस वक्त तक के उसके साथ कंजुमेशन ऑफ मैरिज नहीं किया जा सकता। मुफ्ती साहब क्या कहते हैं कि यार इब्ने नुजैम ने अपनी किताब बहरुर राय में, उसमें अलग अलग अकवाल हैं, लेकिन एक कॉल ये भी है कि जब तक वो सिन्ने बुलूग को ना पहुंच जाए उस वक्त तक उसके साथ कंजुमेशन ऑफ मैरिज नहीं होगा। ये मुफ्ती साहब के वर्ड्स थे। मुफ्ती साहब ने जो बोला ना कि अलग अलग अकवाल है लेकिन एक कॉल ये भी है, वहां पे दरअसल 3 कॉल जिक्र हुए हैं। आप, मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया ना ऊपर वाला, ये पढ़े आप। एज फॉर द हनफीज, इब्न नजीम ने कहा, यानी उनका डिसएग्रीमेंट था कि उसके साथ सेक्स छोटी बच्ची के साथ कब किया जा सकता है। यहाँ पे हम जब छोटी बच्ची कहते हैं, इससे यहाँ पे छोटी बच्ची से मुराद ये है जिसको अभी पीरियड नहीं आए। तो ये कहा गया ये उसके साथ सेक्स तब तक नहीं किया जाए जब तक उसको पीरियड ना आ जाए, लेकिन ये भी कहा गया या फिर वो 9 9 साल साल की की उम्र हो तक जाए। पहुंच जाए। और तीसरी राय, अगर वो मोटी ताजी है और बर्दाश्त कर सकती है सेक्स को, तो फिर वो उसके साथ सेक्स कर सकता है, वरना नहीं। ये बात फिर गोल कर गए मुफ्ती साहब। अगर ईमानदारी क्या होती कि 3 कॉल थे, ये भी तीनों बताते को हैं, जिक्र करते हैं। यानी कि मुफ्ती साहब चेरी पिकिंग कर रहे हैं अपने ही दिखाए हुए फतवों से, और लोगों को वो नहीं बता रहे। इसका जवाब अगर वो बार बार यही देते हैं कि नहीं, हमें बाकी की ओपिनियन मैंने नहीं माननी, तो हम जाएंगे वही जो फतवा आपको शुरू में ये दिखाया, हाँ, रुके। दारुल देवबंद। फिर दारुल देवबंद को भी डिसोन करें। अगर आप इस राय को डिसोन कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है। ये जो तीसरी राय है ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है, मैं पहले वाले को मान रहा हूँ। तो फिर आप जो देवबंद ने जो फतवा दिया है मुफ्ती साहब, ये मुफ्ती साहब कहेंगे क्यों मैं पीछे पे आए हो, देवबंद तो मैंने कटवाना। और नहीं, इसमें भी जो 3 राय है ना, इसमें तीसरी राय ही मेजॉरिटी की राय है, जैसा हमने पीछे देखा, और इसमें मैं आगे भी हवाले दूंगा कि क्यों है। उस पे जो फुकहा थे उनका बड़ा लॉजिकल और रैशनल रीजनिंग थी उस पे, वो हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन मजे की बात क्या है हारिस भाई, कि इसी जो इब्ने नुजैम का जो फतवा था ना, जो ओपिनियन था, उसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ कि फतावा उसके अंदर लिखा हिंदिया, है। जिसको फतावा हम्म, आलमगीरी भी कहते हैं, जो उसमें क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट लेकिन शेख्स उसको आर तो ऑफ ज्यादा लोग नहीं ओपिनियन। मानते ना। ओ भाई, उसको बहुत लोग मानते हैं, उसको सारे हनफी मानते हैं भाई। जो इंडियन जो सिविल लॉ है ना, शायद वो भी उसी पे बेस्ड है, फतावा आलमगीर, तो जो इंजीनियर मुस्लिम साहब तो बड़ी पर्सनल लॉ है। धज्जियां उड़ा रहे होते हैं तो उसकी। मुफ्ती से, ओ इंजीनियर साहब तो गैर मुकल्लिद आदमी है, उनकी तो किसी से एलिजेंस ही नहीं है ना, समझे वो तो तो कहते सही। हैं इनकी धज्जियां उड़ा देनी चाहिए, सबसे बड़ा जुल्म हुआ तो वो फतवा क्या कहते आलमगीर हैं, के वो ये तो ऊपर। कहते हैं कि हनफियों ने जो काम डाला है उसको ओन करना चाहिए उन्हें। हाँ, मुफ्ती साहब ओके तो ओके हनफी हैं ओके भाई, ओके। देवबंदी हनफी हैं मुफ्ती साहब। तो अभी पढ़े तो सही ओपिनियन, बड़ा मजे का हाँ, ओपिनियन वो है। कहते हैं, वो फतावे
हिंद में लिखा हुआ है, आलमगीरिया में लिखा हुआ है कि ज्यादातर शेखों की यानी आलमों की ओपिनियन ये है कि उम्र मैटर नहीं करती, लेकिन मैटर उसकी ताकत करती है। अगर वो बड़ी है, मोटी ताजी है और मर्द को बर्दाश्त कर सकती है और इस पे कोई डर नहीं है कि उसको कोई बीमारी हो जाएगी, तो हस्बैंड का ये हक है कि उसके साथ वो डिंग डोंग करे, चाहे वो 9 साल की ना भी हुई हो। और अगर वो स्किनी है एंड एमेसिएटेड है, एमेसिएटेड का क्या मतलब, अगर वो पतली दुबली है और वो डिंग डोंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, और 9 साल से और बड़ी वही वो उम्र जो की इन्हों है। हाँ, ये डर है कि उसको बीमारी हो जाएगी, तो फिर उसके खाविंद के पास ये हक नहीं है कि उसके साथ सेक्स करे, चाहे वो उम्र में बड़ी भी क्यों ना हो। ये है बात। और इस फिर ये साबित होता है कि जो शर्त है वो उम्र नहीं है, हैज नहीं है, वो है कि क्या वो बर्दाश्त कर सकती है या नहीं कर सकती। मेरा ख्याल से अगर ये इस पोजीशन को भी ऑन कर लें तो इसमें भी चोर दरवाजा तो है कि यार अगर बर्दाश्त कर सकती है, उसको कोई इंजरी का डर नहीं, तो भाई आपको क्या तकलीफ है, ये कह सकते हैं हमें। ये बिल्कुल नहीं, कह मैंने आपको ओपनिंग दे दी है, उसको ऑन कर लें, उसके बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं है। 4 ऑन साल की कर बच्ची और लें। वो थोड़ी कद की लंबी चौड़ी हो, मोटी ताजी और राउंड एंड प्लम्प हो, तो आप कहेंगे भाई फिर इसमें क्या है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, तो ठीक है। हम कहेंगे यार बस फिर ठीक, हाँ फिर ठीक है। कोई लेकिन मसला नहीं अब है, तक ऑन वैसे कर मुझे लें। इस बात का नहीं पता था, ये जब तक इन्होंने कट्टा नहीं खोला था मुझे इतनी गहराई में नहीं था पता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम तो 9 साल के पीछे ही लगे हुए थे, ये तो और ही गंद निकल आया। नहीं, नहीं, नहीं हारिस भाई, हम तो कहे शुरू से रहे रहे हैं ना कि इसको ऑन करें। हम तो चाहते हैं कि हाँ, ऑन ऑन करें। करें। जैसे डैनियल हकीकत जो करता है, लाओ आने दो, आने दो। वो डैनियल हकीकत जो कहता है अगर 3 साल की बच्ची को भी आ गए हैं पीर और हाँ, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का तो जिक्र ही नहीं किया मुफ्ती साहब ने, या हमने नहीं छेड़ा। वो मसला भी ऐसे डिस्कस होगा केसेस भी आगे। हैं। अच्छा रुकिए जी, भाई, मुफ्ती ये साहब की देखें, इल्मी शरारतें। ये जो मुफ्ती साहब ने जो फ़तवा आपको नहीं, मुफ्ती साहब ने दरअसल इसमें इंटेंशनल ये चीज़ की है, ये माज़रत के साथ अर्ज़ करना पड़ रहा है और अफ़सोस के दिल के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि इंटेंशनल की है और उसका सबूत ये है कि 1153 पे वो ये कहते हैं। तो मैं एक आर्टिकल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये आर्टिकल असल मकसूद नहीं है, बल्कि इस आर्टिकल में जो रेफरेंसेस हैं वो मकसूद हैं। कि ये आर्टिकल असल मकसूद नहीं है, बट इसके रेफरेंसेस असल मकसूद है। मुफ्ती साहब हम्म, चाहते तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं आवाम के लिए, और इंग्लिश में नहीं भी करनी थी, मसलन वो अरबी जानते हैं, अरबी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, एटलीस्ट सोर्स तो शेयर कर देते। हमने अपनी पिछली वीडियोस के जितने भी सोर्सेस थे, सब के सब कमेंट्स में लगा दिए थे कि जिसको भी जाके हम्म, देखना है यार वो देख सकता है। मुफ्ती साहब ने तो शेयर नहीं किया, लेकिन मैं कमेंट्स में भी लगवा दूं और ये स्क्रीन पे भी आप लोगों के सामने आ रहा होगा, तो जो बंदा चाहे वो स्क्रीन को रोक के स्क्रीनशॉट करके और लेंस से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके खुद इस तक पहुंच सकता है। और हम इसका लिंक भी आप उसमें कमेंट्स में हम डाल जी, देंगे, जी, जी, पिन कर बिल्कुल देंगे डाल दें। कमेंट, और ये वाला है, और वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो ये है वो फत जो लिंक आपने डाला। बिल्कुल। अरबी में है ये, इसलिए हमें तो अरबी नहीं आती भाई। वो 3 वो डॉट हैं मुफ्ती ऊपर, साहब उनको ने उससे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्योंकि मुफ्ती साहब इंजीनियर साहब को भी पेल देते होते हैं कि उनको अरबी नहीं आती, आपको भी पेलेंगे भी, अरबी नहीं आती ना, वो जो ठीक है, मुझे ठीक लगता है कि वो अरबी के पीछे ही कहेंगे कि ये है। ट्रांसलेशन सही नहीं हुई। गूगल ट्रांसलेट गलत कर अच्छा, सकता है, एक चीज़ गलत कर सकती है, आप चैटजीपीटी से ट्रांसलेट करवा लें। चलें, हाँ, ये तो हम उनके ऊपर छोड़ते हैं कि हो सकता है ये हमारी अरबी पे, हम तो नहीं चाहे, कहते। मैं तो कहता हूँ अब इस बात के बाद ना आप मुफ्ती साहब पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ना हम पे कर सकते हैं। ये फतवा लेके जाएँ, अपने गली के जो मौलवी साहब या मुफ्ती साहब जो मस्जिद में होंगे, उनको दिखाएँ। उनको तो अरबी आती होगी ना, मुफ्ती उनसे साहब को नहीं ट्रांसलेट करा जाने लें। की ज़रूरत किसी नहीं, नहीं, मुफ्ती साहब को नहीं, नहीं, मैं आती तो है, ऑडियंस के लिए ऐसी कह बात रहा हूँ, ऑडियंस के लिए कह रहा हाँ, हूँ ऑडियंस को। और मौलवियों को, पाकिस्तान के मौलवियों को क्या आता है, वो आपने देखा वो पाकिस्तान में हलवा वाला जो था, वो मौलवी ने आके कहा था, वो मैं। जी, मौलवी था, कारी था, जिसने कहा कि नहीं, नहीं ये कुरानी आयत लिखी हुई है। फिर बाद में जब उससे पूछा ये कौन-सी कुरान आयत है, ज़रा बताओ तो सही, कहता मैंने तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता। तो ये हाल है इनके। तो मौलवी-शौलवी रहने दें, गूगल बादशाह और चैट जीपीटी शरीफ ही बेहतर है। अब आता है एक बहुत दकीक मसला, कुरान 4:3, 4:6 और 4:127। मुफ्ती साहब ने हम पे ये एतराज़ किया कि यार ना हमें मानी का पता है, ना हमें मफ़हूम का पता है। हम अपनी मर्ज़ी से दलील हवा में से बना के लाए हैं और कुछ भी बस एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसमें से। तो इसमें देखते हैं कि यार इसमें अच्छा। कितनी सच्चाई है। तो अब इसमें ये 3 आयतें आपके सामने, येलो में जो हाइलाइटेड है उनको आपको एक साथ देखना है, और दरअसल ये बात कैसे शुरू हुई थी मैं आपको बताता हूँ। मुफ्ती साहब ने अपने इनिशियल वीडियो में ये ज़िक्र किया था कुरान 4:6 यानी सूरह निसा की आयत नंबर 6 का, कि एंड टेस्ट द ऑर्फन्स इन देयर एबिलिटीज अंटिल दे रीच मैरिजेबल एज। ठीक है, तो हुँ, इसमें ये जो मैरिजेबल एज का जो वर्ड आया है ना, इससे मुफ्ती साहब ने ये रिजल्ट निकाला है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव एज ऑफ मैरिज मुराद ली गई है, जिससे मैरिज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। मुफ्ती साहब का ये नतीजा था, जिसको रिफ्यूट करने के लिए मैं लेके आया था 4:3 और 4:127, कि जिनमें बात उसमें की जाने से गई। पहले हमने मैं पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है लेकिन ये जो मैरिजेबल एज की जो ऑब्जेक्टिव एज की जो बात कर रहे हैं यानी एक ऑब्जेक्टिव टाइम फ्रेम, तो उसके अंदर जो कंसेंसस है जैसे आपको बताया इंक्लूडिंग मकतबा देवबंद, कि वो है जहां पर वो सेक्स को बर्दाश्त कर सकते, वो क्यों नहीं हो सकता?
जी, और इसमें भी जस्ट मुफ्ती सेइंग साहब ने वो क्यों नहीं एक हो बात की सकता? है कि यहाँ पे वर्ड निकाह यूज़ हुआ है ना, मुफ्ती साहब ने ये इंसिस्ट किया सबसे पहले कि निकाह का माने यहाँ पे कंज़ुमेशन है। अब इस पे मुफ्ती साहब ने किया क्या, मुफ्ती साहब दलील के तौर पे क्या लाए, मुफ्ती साहब ने डिक्शनरी खोली और मुफ्ती साहब ने ये बताया कि निकाह के 2 माने होते हैं, प्राइमरी मीनिंग कंज़ुमेशन है और सेकेंडरी मीनिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इससे ये हुँ, कैसे साबित हो जाता है कि इस आयत के अंदर निकाह का माना कंज़ुमेशन लाज़िम आ रहा है। इस पे मैं आगे 3 दलीलें पेश करूँगा कि यहाँ पे निकाह का माने कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि कंज़ुमेशन। अब क्योंकि 4-6 हमारे सामने वाज़ेह हो गई, तो दरअसल 4-3 और 4-4 127 में क्या बात की गई? तो उसमें दरअसल बात हो रही है ऑर्फन बच्चियों की शादी करने की। अब दरअसल ये इस्लामिक फ़िक़्ह जो है ना, इसके अंदर एक हदीस मौजूद है कि प्यूबर्टी के बाद कोई ऑर्फनहुड नहीं है। तो वो लोग ये कहते हैं फ़क़ीह कि यहाँ पे जो ऑर्फन मुराद लिए गए हैं ना, इनका माने यहाँ पे माइनर ऑर्फन्स हैं, यानी कि वो यतीम जो अभी प्यूबर्टी की एज तक नहीं पहुँचे। अब मुफ्ती साहब ने ये एक तरीके से तासुर देने की कोशिश की कि ये जो दलील में सुनन अबू दाऊद की हदीस लाया था लास्ट स्ट्रीम में, वो हवा-हवाई दलील थी एक तरीके से और उसकी कोई प्रेसिडेंस मौजूद नहीं है। तो इसमें अब अगले पेज पे चलें। तो जनाब ये किताब है माइनर मैरिज इन अर्ली इस्लामिक लॉ। ब्रिल से छपी है, जो एकेडमिक बुक्स जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है कि ब्रिल कितनी बड़ी पब्लिकेशन है। प्रोफेसर कैरोलाइन की किताब है ये। इसका हवाला मैं देने लगा। उन्होंने जिक्र किया कि मोहम्मद इब्न हसन अश-शैबानी बहुत बड़े हनफी आलिम, बहुत बड़े, मुफ्ती साहब को पता होगा। तो उन्होंने ये रैशनल दी थी इसके अंदर, और ये हनफी और मालिकों में डिसएग्रीमेंट मौजूद है इस आयत के बारे कि द ड्राइविंग रैशनल फॉर द हनफीज इज this: if only the father can contract marriage of children, how could it be that orphans by definition fatherless have their marriages contracted at all? और उसमें उन्होंने हुँ, दलील किसकी दी है, कुरान 4:127 की, जो दलील मैं लेके आया था लास्ट टाइम। तो दरअसल मुफ्ती साहब ये आपकी ही फिक के अंदर ये बहस मौजूद है, ये हमने हवा हवाई नहीं निकाली थी। अब इससे इंटरेस्टिंग बात कि इसमें आप जब नीचे पढ़ेंगे ना कि semantic debates over the word yatim orphan determine whether marriage contracts are made before or after prepubescence। वर्ड देखा आपने क्या यूज हुआ है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स हुँ, का वर्ड यूज हुआ है, और हुँ, मुफ्ती साहब ने ये इंसिस्ट किया है कि यहाँ पे मैरिज का निकाह का माने कॉन्जुमेशन। तो ये पहली हुँ। दलील है कि यहाँ पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ना कि नहीं तो कॉन्जुमेशन। अब लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब फिर कंसुमेशन भी हो सकती है, वो तो अगला स्टेप जो है वो तो उसके अंदर ही उसका तो आएगा। इस आयत से कोई रिलेटेड ही नहीं है कि दरअसल इसमें तो उनकी एज की भी उस तरीके से बात नहीं हो रही। ये आगे मैं दिखाऊंगा रेफरेंस, वहाँ रिस्पॉन्स एक जनरल उम्र जो होती है ना हाँ, जिसमें वहाँ बंदा पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल लेने के रूलिंग लायक हाँ, होता है। हाँ, हाँ, यहाँ पे उनके जो मैटर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के। ये है जी इब्न रुश्द की बिदायत अल मुज्तहिद, जिसमें इब्न ओह! रुश्द क्योंकि मालिकी थे, तो उन्होंने हनफी से डिसएग्रीमेंट किया। तो वो ये कहते हैं कि यार ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है ना माइनर्स ऑर्फन्स के साथ, वो इसलिए कि जो बाप होता है ना उसकी शफकत ही अलग लेवल की हो, कंपैशन ही अलग होता है उसका। इस वजह से वही है जो प्री प्यूबिसन से पहले उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ना कि कोई और वली। तो ये उनकी दलील थी। और हनफीज इसके हुँ, अपोज में यानी कि मुफ्ती साहब जिस फिरके से बिलोंग कर जिस मजहब से बिलोंग करते हैं, वो इसको एक्सेप्ट करते थे कि माइनर ऑर्फन्स का भी प्यूबर्टी से पहले निकाह जायज है। तो मुफ्ती साहब के लिए तो डबल ही अलगार है एक तरीके से। ये अब आगे हाँ। चलें और मजेदार मल्टीपल रेफरेंसेस लाए हूँ उस पे। ये है इस्लाम वेब, जो मुफ्ती साहब ने पहले भी दिखाई थी, उसी का रेफरेंस है। उसमें भी यही बहस डिस्कस की गई है। तो मुफ्ती साहब आप रोक के ये फतवे का लिंक भी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो उसमें भी यही बात हुई है कि मालिकीज और हनफियों में क्या डिसएग्रीमेंट है इस इशू पर रिगार्ड, जो हमने पहले डिस्कस किया है। आगे चलते हैं। अब ये बड़ी मजेदार बात है। इस्लाम क्यूएनए एक बहुत फेमस वेबसाइट है इस्लाम वेब की तरह, जहाँ पे फतवे डिस्कस होते हैं। तो एक बंदे ने उस वेबसाइट पे सवाल किया था कि क्या 4-6 से मैरिज रिस्ट्रिक्ट होती है? तो देखें उन्होंने जवाब क्या दिया। ये लिंक दे रखा है मैंने, ये लिंक नीचे भी लगेगा। तो उन्होंने ये दिया है कि द बॉटम लाइन इज दैट द नोबल वर्स डज नॉट प्रोहिबिट द मैरिज ऑफ अ यंग मैन और गर्ल। सुन लिया मुफ्ती साहब ने भी शायद, डज नॉट प्रोहिबिट द मैरिज ऑफ अ यंग, इट डज जाति नॉट धर्म है एक्सप्लेन द और सब्जेक्ट ऑफ मैरिज। यानी ये मैरिज के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता, रादर इट इज अबाउट गिविंग मनी टू ऑर्फन्स, यानी ये इसका जो उनके जो दस्तावेजाती इश्यूज हैं ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मैरिज से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी जो कॉन्सुमेशन वगैरह ये यही मुद्दा है आपका, एंड दैट दिस हैपेंस आफ्टर प्यूबर्टी, और ये होता आफ्टर प्यूबर्टी के, लेकिन यहाँ पे तो ये दिस हैपेंस आफ्टर प्यूबर्टी कह नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है ना जनरली, कि जिसमें अच्छा वो, जनरल रिस्पांसिबिलिटी। हाँ, उसकी बात हो रही है। दैट सेम फतवे के अंदर उन्होंने एंड के अंदर जाके क्या चीज़ डिस्कस की है कि एंड ऑल ऑफ दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अभी तक बात सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग हो रही थी। यानी कि इन्होंने भी इस बात को अफ़र्म कर दिया कि ये जो मैरिज का इश्यू डिस्कस हो रहा है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग बात हो रही है। अब आगे वो डिस्कस करते हैं, एज़ फॉर इंटरकोर्स द वाइफ शुड नॉट हैव डैश अनलेस शी इज़ एबल टू डू एंड सो इट डज़ नॉट हार्म हर। यानी कि फिर हमारी बात अफ़र्म, फिर नीचे वो क्या ज़िक्र करते हैं कि मालिक अल-शाफ़िई एंड अबू हनीफा सेड दैट द डेफिनिशन ऑफ दैट शी इज़ एबल टू डैश डिफर्स हाँ, अकॉर्डिंग टू देयर ये डिफरेंसेस। बात यानी हाँ, इसके एंड ऊपर इज़ भी नॉट उनकी राय कंट्रोल्ड बाय यही एज। है। इसका मतलब ये भी इसके ऊपर भी राय भाई यही है कि बर्दाश्त करना है। असल में आपका मुद्दा यही है कि ये बर्दाश्त करने की शर्त है। प्यूबर्टी-श्यूबर्टी का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। और वो जो दूसरी ये वाली जो यतीमों की आयत है वो है ही उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो है ही सिर्फ दस्तावेज़ाती मामलात में अपनी समझ-बूझ रखना। बिल्कुल। ये मुफ्ती साहब की स्ट्रीम का दरअसल टाइम स्टैम्प है, और उसके 32-33 पे जाके मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि उसने, यानी मैंने अक़ुबा ने जो मफ़हूम अक्स किया है वो भी अरबी एतबार से गलत। क्या गलत है जी? तो मुफ्ती साहब 33:11 पे ये कहते हैं कि निकाह से मुराद यहाँ पर कंज़ुमेशन ऑफ मैरिज है,
इसके प्रूफ में मुफ्ती साहब क्या दिखाते हैं कि निकाह के 2 मीनिंग है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि अगर 2 मीनिंग है भी, तो इससे ये कैसे प्रूव हुआ कि मुफ्ती साहब जो मीनिंग निकालना चाह रहे हैं वो इस आयत में एप्लीकेबल है? जबकि बाकी के लोग इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं, यानी आपका ये जी, मुद्दा जी, है। जी। और अभी तो हम ये लाइव खोलने वाला हूँ आपके सामने, आपसे खुलवाऊँगा। मज़े की बात ये हाँ, है कि जब मुफ्ती साहब 5310 पे जाते हैं ना, 5310 पे जाके मुफ्ती साहब अशरफ अली थानवी की एक किताब दिखाते हैं। उस अच्छा, किताब में थानवी साहब ने यही आयत की इंटरप्रिटेशन डिस्कस की है। तो उसमें उन्होंने 2 बड़े मज़े के पॉइंट रेज़ किए हैं थानवी साहब। थानवी साहब कहते हैं कि यार इस आयत से मुराद ये है कि निकाह की पसंदीदा उम्र जो है, वो बुलूगत के बाद। तो पहली बात तो जो मुफ्ती साहब जो रिज़ल्ट निकालना चाह रहे थे ना 4-6 से, वो थानवी साहब ने ही वहाँ पे उसको बिल्कुल रिफ्यूट कर दिया कि देखो पसंदीदा काम हारिस भाई, पसंदीदा काम में और वाजिब काम में फ़र्क होता है। पसंदीदा जमात प्रेफर्ड है जी, लेकिन प्रेफर्ड है। ममानियत नहीं है। जमात के साथ नमाज़ पढ़ना प्रेफर्ड है, लेकिन घर में भी बंदा नमाज़ लेकिन एक पढ़ सकता है। बिल सही बात है। अब और दूसरा पॉइंट जब मुफ्ती साहब ने क्या करा ना यहाँ पे, मुफ्ती साहब वहाँ पे उस पॉइंट पे क्या कहते हैं, कहते कि यहाँ पे निकाह से कॉन्सुमेशन मुराद नहीं है, ये मुफ्ती साहब ने कहा है और ये उनसे मिस्टेक नहीं हुई थी, इसका रीज़न है बाकायदा। क्योंकि अगर मुफ्ती साहब उस पॉइंट पे निकाह का माने कॉन्सुमेशन ले लेते, तो फिर थानवी साहब की इबारत का मीनिंग क्या बनता, वो आप पढ़ के देखें। कॉन्सुमेशन की पसंदीदा उम्र बुलूगत के बाद। तो मसला फिर ये खड़ा हो जाता कि बुलूगत के पहले भी कॉन्सुमेशन हो सकती है। तो ये हुँ, मुफ्ती साहब ने उस इबारत को ज़िक्र करके अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जो मुफ्ती साहब ने बात ज़िक्र की। तो अब ये हम दिखा भी देते हैं लाइव अभी। है कंजम्मेशन ऑफ मैरिज नहीं हो सकता। अब ये उसने ये जो मफहूम अख्ज़ किया, ये भी अरबी एतबार से गलत है। वो इसलिए कि मैं कुरान की आयत आपको पढ़ के सुना रहा हूँ दोबारा। वब्तलुल यतामा, यतीमों को जांच लो, हत्ता इज़ा, यहाँ तक के जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। अब ये जो हत्ता है, लफ्ज़ हत्ता, ये किसी चीज की इंतहा को बयान करने के लिए आता है। और इंतहा का मतलब ये है कि अब जब यतीमी की इंतहा हो गई, यानी वो बालिग हो गई, इजा बलगुन निकाह, निकाह की उम्र को पहुंच गई, तो यतीमी की इंतहा होते ही जबकि वो बालिग हो जाएं तो वो निकाह की उम्र को पहुंच जाती। और निकाह से मुराद यहाँ पर क्या है? कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज है। मैंने ये बस। बात अपनी तरफ से नहीं कही है, बल्कि उसके दलाइल हैं। और उसके दलाइल हैं, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये आ गई है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और किताब का नाम है, एक आर्टिकल है, और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। अव्वलन अलमान अल-लुगवी, निकाह के जो लिंग्विस्टिक माना है वो। आगे लिखा है कि अन-निकाहु बिल कसर, यानी नून के कसरे के साथ है, अल-वत्उ फिल असली, हकीकी माना इसके हैं कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। वकीला, एक यानी जो सेकेंडरी मीनिंग है वो निकाह के भी आते हैं। अल-अक्द जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी सेकेंडरी तौर पर इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन असल ये कंज्यूमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। स्टॉप और कर दें इसी हारिस भाई माना में अभी। एक आयत में इस्तेमाल हुआ है। तो जी। ये आपके इस सवाल, इस कमेंट का जवाब हुआ। अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गई आपको भी कि मुफ्ती साहब ने इस पॉइंट पे क्या कहा है कि निकाह का माने यहाँ पे कॉन्सुमेशन है, ना कि हुँ, कॉन्ट्रैक्ट। अब हम चलेंगे यस। 5310 पे इसी वीडियो में। तो मुफ्ती साहब ने यहाँ पे फरमाया है कि कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज है, और हत्ता के कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज है। कॉन्सुमेशन अब आगे क्या कह रहे हैं? ताला का इरशाद है, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, और तुम यतीमों को आजमा लिया करो यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। ये आयत साफ मुशीर है, इशारा कर रही है कि निकाह का पसंदीदा जमाना बुलूग के बाद है। बात कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज की नहीं हो रही है। हम भी ये मानते हैं कि बेहतर यही है कि बुलूगत के बाद निकाह होना चाहिए। सेकंड पीछे चले बेहतर ये है? हैं? नहीं, ये तो इन्होंने खुद ये तो आप कह रहे हैं हम ये मानते हैं कि बेहतर ये है। मुफ्ती पसंदीदा साहब! ये क्या कह दिया आपने? ये तो मैंने भी पिक नहीं किया। बे अब मुफ्ती साहब अब आपको बताना पड़ेगा कि बेहतर ये है। और नहीं, इस पे निकाह अ, का माने इन्होंने कॉन्सुमेशन से इनकार कर दिया इस पॉइंट पे, क्योंकि कॉन्सुमेशन मान लेंगे तो मसला इतना बड़ा खड़ा होगा कि कॉन्सुमेशन का पसंदीदा ज़माना बुलूग के बाद है, यानी बुलूग के पहले भी नहीं तो कॉन्सुमेशन लेकिन हो सकती है। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया ना कि हम भी ये मानते हैं कि बेहतर ये है कि बलूगत बिल्कुल, के बाद बिल्कुल, निकाह किया बिल्कुल। जाए। ये तो बिल्कुल खोल बात के अपने मुँह से उन्होंने अब कह दिया। बेहतर मुफ्ती साहब बेहतर है या फ़र्ज़ है? थानवी साहब के हिसाब से तो बेहतर है, फ़र्ज़ नहीं है। और नहीं, और मुफ्ती साहब नहीं तो मुफ्ती साहब कह सकते थे यहाँ पे मेरा डिसएग्रीमेंट है उनके साथ। बिल्कुल कह सकते थे, लेकिन हुँ। कहा नहीं ना। क्योंकि पहले वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे मुराद निकाह है, यहाँ पे आप कॉन्सुमेशन कह है, रहे हैं कि बेहतर ये है। हाँ, कंज़्यूमेशन है। फिर यहाँ पे कह रहा है नहीं है। तो प्रॉब्लम होगी, चलें तो अब दरअसल देखिए मैंने आगे। 2 तो इंडिपेंडेंट रेफरेंसेस दिखा दिए कि निकाह का माने यहाँ पे कॉन्सुमेशन नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट है। और तीसरा आपको मुफ्ती साहब की ज़ुबान ही कबूल करवा दिया कि निकाह का माने यहाँ पे कॉन्सुमेशन नहीं है।
मुफ्ती साहब ने खुद को कॉन्ट्रडिक्ट किया है, मुफ्ती साहब जाने कि यहाँ पे रियल मीनिंग क्या है। थानवी साहब के हिसाब से तो यहाँ पे बेहतर का लफ्ज़ है और मुफ्ती साहब ने भी खुद को यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट किया है। तो ये हमारी तरफ से मसला क्लियर है, रिकॉर्ड क्लियर हो चुका है यहाँ पे। अगली स्लाइड पे तो इस पे भी मैंने ये पसंदीदा वाली बात को हाईलाइट किया है कि निकाह का पसंदीदा ज़माना जो बेहतर वाली बात की है ना मुफ्ती साहब, वो इस पे हाईलाइट की हुई है। तो ये मेरे नज़दीक मुफ्ती साहब ने जो 4-6 से जो रिज़ल्ट निकाला था ना, जो रिजिड डेज़िग्नेटर किस्म का जो रिज़ल्ट निकाला था, वो तो पूरी तरीके से एनाहिलेट हो जाता है। यानी कि जो हमने पीछे इतनी दलील दी है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। थानवी साहब ने अकेले थानवी साहब की इबारत दिखा के खुद ही मुफ्ती साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली एक तरीके से। अब मुफ्ती साहब जाने और थानवी साहब जाने। अभी कंक्लूजन देने लगा हूँ मैं ये जो 4-6 4-127 वाली बात कि अगर 4-6 से एट मैक्स कुछ रेस्ट्रिक्ट होगा भी ना तो वो सिर्फ माइनर ऑर्फन्स का निकाह यानी उनका कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट्रिक्ट होगा उस केस में भी एट मैक्स अगर सारी बिल्कुल सब कुछ ग्रांट कर दिया जाए ना इस आर्गुमेंट के बाद। सेकंड पॉइंट, उस पोजीशन को लेने के लिए भी मुफ्ती साहब को अपना मजहब यानी हनफी से मालिकी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हनफियों के नजदीक तो माइनर ऑर्फन्स का निकाह भी जायज है। तीसरा पॉइंट, अगर ये सब मुफ्ती साहब कर भी लें तो इट विल हैव नो बियरिंग ऑन दोज माइनर्स जिनके पेरेंट्स अभी जिंदा है, उन पे तो कोई मसला ही नहीं है क्योंकि बात हाँ तो यतीमों की हो रही है। लाइक वो वही कहेंगे वो रूल जनरली सबके ऊपर तो अप्लाई हो उसका जाएगा तो मैं पीछे इट बिल्कुल हैज टू बी मुस्लिम खोल चुका हूँ उसको तो मुफ्ती साहब भी खोल चुके हैं। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 4-6 हैज नथिंग टू डू विद कंजम्मेशन एज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर डैश इज फिजिकल कैपेबिलिटी एंड नॉट 9 ईयर ऑफ एज और प्यूबर्टी। अब इसको मैंने आगे एलैबोरेट किया, आगे चले हैं, बड़ा मजे की बात आने लगी। अब ये वही किताब है जिसका मैंने हवाला दिया है, माइनर मैरिज इन अर्ली इस्लामिक लॉ। किताब की पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा तो आप खुद पढ़ सकते हैं। No such assumption can be safely based upon the hadith of Hazrat Aisha. तो ये क्या कह रहा है? यानी कह रहा है कि सिर्फ हज़रत आयशा के हदीस के ऊपर कोई assumption नहीं बनाई जा सकती। There is no indication in any of the versions that the Prophet's consummation of the marriage was predicated upon her attaining puberty. ये मुद्दा हमने इतनी दफा उठाया कि हजरत मोहम्मद ने जब 6 साल से हजरत आयशा की 9 साल की उम्र तक का जाने का जो वेट किया उसके ऊपर कहीं पे हदीस में ये वाजिया अल्फाज में नहीं लिखा हुआ कि वो उनकी प्यूबर्टी का वेट कर रहे हैं। अब ये वो सवालिया निशान है कि वो किस चीज का वेट कर रहे थे। नाउ इट्स पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि वो उनकी प्यूबर्टी का वेट करें, नाउ आई ग्रांट यू दैट, लेकिन जो इनकी अपनी मेथोडोलॉजी है कि हमने कहीं से जो जिसको एविडेंस बोला जाता है ना कि जो लिखा हुआ हो तो फिर अगर एक लिखी हुई चीज आ गई है उसके बाद फिर असम्पशन आ जाती है। अब ये किताब कह रही है कि ये अस्यूम किया नहीं जा सकता कि यही शर्त थी, यही वजह थी कि उन्होंने 6 से 9 साल की उनका वेट किया। ये हमने बड़ी दफा ये पॉइंट उठाया और उसकी एक दलील ये दी जाती है कि हज़रत आयशा 9 साल की उम्र में भी गुड़ियों के साथ खेलती थी, जबकि दूसरी जगह पे हुक्म ये है कि बलूगत के बाद लड़कियों को गुड़ियों से खेलने की इजाजत नहीं है। अब उस पर भी उन्होंने लेपापोती वाला जवाब दिया। देखो आजकल भी 12-13 साल की भी 15 साल की भी लड़की खेल सकती है। हाँ, वो तो खेल सकती है, वो तो औरत अपना बुर्का खोल के बाल लहरा के भी चलना चाहती है, लेकिन आपने उसके ऊपर हद लगा दी है ना, तो इसलिए ये हद है, ये आपके मजहब की हद है कि अगर वो बलूगत पे पहुंच गई तो बस कट ऑफ टाइम शुरू। अब उसको खेलने की इजाजत नहीं है। यहाँ पे जब इनको जनरल रूल बनाना होता तब ये चलो यार जाने दो, बना देते हैं। तो एनीवे द ओनली इंफॉर्मेशन वी आर गिवन इन इज हर एज। सिर्फ हमारे पास ये है कि उनकी एज है 6 से 9, दैट्स इट। दिस इशू ब्रिंग्स अस टू जस्ट ज्यूरिस्ट कॉन्सेप्ट only barely addressed in the works of इजमा। यानी ये हमारे जो फुकाहा है उनके पास ये इशू आता है, ये सिर्फ हमारे इजमा के ऊपर एड्रेस है। किस मौके पर लड़की इस हद पर पहुंच जाती है कि वो सेक्स को बर्दाश्त कर सकती है? फिर यही है। और अच्छा, इसकी अरबी जो टर्म है वो है क्या है? मुत्तिका लिलवात। ये तो इसकी शर्त भी रखी। वो पहले वो कौन सा वर्ड था, और रहम के जो उसके 2 सुराख फट के एक ना हो जाए, उसकी भी अशकाक अरबी या टर्म है। रहम। यानी हाँ, इशाक या रहम अल्फाज बनाए हुए हैं क्योंकि फुकहा के दरमियान ये बहुत बड़ा बोन ऑफ डिस्कशन है। अब और यहाँ पर अब ये इसका वर्ड है मुत्तिका लिलवात कि वो जी। सेक्स को बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं कर सकती। ये है असल सवाल। अपेरेंटली दिस वाज एन इशू दैट वाज अंडर डिटरमिन्ड लीगली, यानी इसके ऊपर अंडर डिटरमिन था, यानी इसके ऊपर इतनी बहस नहीं हुई। क्या करें, वही बात आ जाती है। हमारा तो मुद्दा ये है कि इतना झोल है आपकी सुन्नत और हदीस में और कुरान में कि जो मर्जी खोल के फ्री फॉर ऑल है, जो मर्जी मतलब बनाई जाए। तभी मतलब है कि ये इतने इश्यूज हैं कि भाई देवबंद के जो आलिम है वो खुद देवबंद के फतवे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और दूसरे कुछ आलम कुछ कह रहा है, कुछ आलम कुछ कह रहा है। एनीवे, इब्न अल मंदिर नोट्स इन चैप्टर 183 द चैप्टर ऑन द टाइम ऑफ, यानी उससे पूरा एक चैप्टर बांधा हुआ है किस उम्र में सेक्स करना चाहिए लड़की के साथ। वक्त अल दुखल, यानी दाखिल कब करना अपनी नोनोस के अंदर, यही मतलब अल निसा के अंदर, लड़की के अंदर। अब ये भी देख लें, अब ये निसा का भी, उसका भी जवाब इन्होंने नहीं दिया कि निसा का मतलब औरत नहीं है, निसा का मतलब फीमेल है। यहाँ पे भी यही है, लड़की के साथ सेक्स कब करना चाहिए, इसका पूरा चैप्टर बांधा हुआ है इब्न अल मंदिर ने 183 में। उसका नाम ही ये है, दैट विद रिगार्ड टू द रिपोर्ट ऑफ आयशा देयर वाज डिसेंट। जी। इस पे डिसेंट भी थी। अब बताते हैं ना आगे। It is established that the messenger of God contracted marriage with Aisha when she was a girl of 7। ये कहा जाता है कि रसूलुल्लाह ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया हजरत आयशा से जब वो 7 साल की थी, और जी। फिर कंसुमेट उन्होंने उस शादी को हलाल
तब किया जब वो 9 साल की। स्कॉलर्स की इसके ऊपर इख्तिलाफ राय है। अहमद और अबू उबैद सपोर्टेड अ लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस हदीस, यानी अहमद और अबू उबैद ने इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन को माना है, एंड दिस वाज अबू हनीफा's ओपिनियन एज़ वेल। और इमाम अबू हनीफा की भी, यानी ये लिटरल, हमने इसको लिटरली बस ये क्या 7 से 9 है, बस इसको हमने मानना है। हमारी इब्न अल मंदिर क्या कहते हैं, तो अब मैं जिन्होंने ये एक पूरा बात बांध अब मैं बताता हूँ ना इस पे कि क्या बात हो रही है इब्न मुंज़िर और अश-शाफ़ी की। तो इब्न मुंज़िर वही बात करते हैं जो हम पीछे करके आए हैं ना, कि कंडीशन जो दुखूल की जो कंडीशन है वो फिज़िकल कैपेबिलिटी है, ना कि प्यूबर्टी, ना कि एज। और इमाम शाफ़ी ने भी यही कहा है नीचे कि इफ द ब्राइड इज़ हस्की, जसीमा एंड अदर्स ऑफ हर टाइप मिथुला कैन टॉलरेट डैश डैश, इट मीन्स दैट दे शुड बी अलाउड टू बी टुगेदर। समझ गए आप बात को? अब इसकी रीज़निंग क्या है दरअसल? मज़े की बात ये है कि यार स्कॉलर्स अपने टाइम के काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हुआ। वो अभी भी बेवकूफ़ हैं। तो बिल्कुल अभी भी हैं, मुफ्ती साहब भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। नहीं, बड़ी गहराई से बात करते हैं। ये बड़ा इसको इसको टटोलना कोई आसान काम नहीं होता, बिल्कुल, ज्यूरिस्ट होना। बिल्कुल। तो उन्होंने क्यों ये फिज़िकल की और उसके ऊपर नए-नए बहाने मारना वो तो बहुत मुश्किल काम है। नहीं तो उन्होंने क्यों कंडीशन रखी है? कुछ सोच समझ के रखी होगी। तो इमाम शाफ़ी की रीज़निंग क्या है कि अगर क्योंकि हम सिर्फ़ 9 साल का क्राइटेरिया रख देते हैं ना मसलन, तो इश्यू ये आएगा कि अगर कोई बच्ची 9 साल की है, लेकिन वो फिज़िकली इतनी वीक है कि अगर उसके साथ कुछ ऐसा मसला हुआ, तो उसके नतीजे में वो इश्काक अरहम हो सकता है। तो यानी ऐसे फट केस में सकती अगर है किसी 2 फ़कीह ने 9 साल की एज लगाई होगी, तो जो हार्म रिज़ल्ट में आएगा, उसका ज़िम्मा फिर उस फ़कीह के सर जाएगा। इस वजह से 9 साल की एज नहीं ले सकते। प्यूबर्टी क्यों नहीं ले सकते? अगर आपने प्यूबर्टी को लिमिट रख दिया, तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी एक पहला इश्यू है। और दूसरा इशू है डिलेड मेनार्क का, कि जिनको 16, 17, 18, 19, 20 तक की उम्र में मेनार्क नहीं शुरू होता, मेंसेस शुरू नहीं होते, तो क्या उनकी मैरिज भी कंसुमेट नहीं हो सकती? इसीलिए उन्होंने जो कंडीशन रखी है वो फिजिकल एंड्योरेंस की रखी है। और इसीलिए इब्न मुंजिर भी यही कहते हैं कि यार अगर तो बच्ची 9 साल से कम की है लेकिन झेल सकती है, ठीक है, केपेबल है फिजिकली, तो कोई बात नहीं, तो हो जाएगा, अलाउ कर दो। लेकिन अगर वो 9 साल से बड़ी भी है ना और कमजोर है, तो भी अलाउ नहीं। ये उनकी इसके हुँ। पीछे हिकमत क्या थी? मुफ्ती साहब, आपने किसी चीज के बारे में सोचा नहीं, बस अरे आपने एक अच्छा, पोजीशन ले ली। अच्छा, अच्छा, जुगत-जुगत नहीं मारनी। वैसे एक बात है, अगर ये वो लाइन भी ले लें ना, ये वाली जो आपने ये रीज़निंग दी है, मुझे वैसे ये है तो सारा गंद ही है, लेकिन हमारा तो मज़े वाली बात ये है कि क्योंकि झोल है, इसलिए डिफेंड अगर किसी ने करना हो, इस पोज़ीशन को भी डिफेंड कर सकता है कि भई अगर जैसे मैंने पहले बताया, अगर तकलीफ ही नहीं है, देखिए यहाँ पर तो हम लड़की को बचा रहे हैं कि अगर वो 12 साल की भी हो गई है और वो झेल नहीं सकती, तो हम तो उसको बचा रहे हैं। देखो इस्लाम में कितनी हिकमत है। तो जबकि दूसरी तरफ जो दूसरी राय है उसमें तो अगर 3 साल की बच्ची को प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो गई तो फिर तो अगर आपने प्यूबर्टी शर्त रख दी तो वो तो फटफटा जाएगी, वो आज हो जाएगा, वो रजम, रहम, ज़ख़म जो भी है वो हो जाएगा। तो इसको भी मैंने भी डिफेंड इसी किया जा सकता है मुफ्ती बात साहब। का जिक्र किया हाँ, ना ये मैंने। वाली लाइन लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है मुफ्ती जी। साहब ने ओपिनियन बदलनी है। इसको डिफेंड आज किया जा नहीं तो सकता है। आज से 5 साल बाद बदलनी है, कभी ना कभी बदलेंगे मुफ्ती साहब। क्योंकि तो इसमें इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफेंड किया जा सकता है इसमें मेरे मसला ख़्याल से। इसमें मसला देखिए, इसमें तो हम चाह ही रहे थे शुरू से कि इस बात को आप ओन कर लें। हमें कोई मसला नहीं है अगर आप इसको ओन करते हैं। मसला तो यही है ना, आपने मुकदमा इसी बात पे बनाया कि माइनर के साथ कंज़म्मेशन अलाउड ही नहीं है। अब आप जब इतना बड़ा मुकदमा खड़ा कर चुके हैं, खलवत सहिया इन्वोक कर चुके हैं, 2-2 वीडियोज़ ला चुके हैं, अब अपनी पोज़ीशन लाएँगे तो मसला खड़ा हो जाएगा। चलें, तो मैंने इस बात का आगे ज़िक्र चलते किया हैं। कि फिज़िकल एंड्योरेंस की जो कंडीशन है ना, वो सारे इन जो बायपास कर देती है इन ऑब्जेक्शन को। उस हकीकत जो हुँ, गधा था, उसको भी इस कंडीशन का नहीं पता था, इस वजह से वो हाँ। इंस्पायरिंग फिलॉसफी वाले ने उसको फँसा लिया इस बात। लेकिन 1 सेकंड, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप दोनों को नहीं लेके चल सकते दोनों साथ। को नहीं लेके चल एक सकते। बात, या तो ये है प्यूबर्टी शर्त रखनी है या फिर बेयरेबिलिटी रखनी है, यानी बर्दाश्त कर सकती है। वैसे 1 सेकंड आप ज़रा हम भी फुकही हैट अपने ऊपर डालते हैं और मुझे बताएँ, क्योंकि आपने तो बहुत रिसर्च कर ली है इसके जी। ऊपर, ਤੁਸੀਂ छोटे से मुफ्ती बन गए हो। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों शर्त हम रखेंगे कि वो पीरियड भी उसकी शर्त हो और साथ-साथ वो बेयर भी कर सकती हो, ये दोनों अगर हम ये बना लें, तो जी, इसके जी। अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम ये दोनों शर्तें रख लें? मैं तो आपसे एक स्टेप आगे चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ अगर अच्छा। कोई बंदा ये कहे ना कि 18 साल की एज है उसके बाद होगा जो होगा, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा तो मुकदमा शुरू से इस बात पे टिका हुआ है कि इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है, और एग्ज़ैक्टली, मेजॉरिटी हाँ, की हाँ, वो राय बात ठीक गलत है इसके है। अंदर में। यानी मेजॉरिटी की राय ओह वो यस! है जो मुफ्ती साहब को अपोज़ कर रही है। ये हम ओह पीछे भी यस, दिखा यस, चुके हैं और अभी भी दिखाते हुए आ रहे हैं। मसला तो ये है ना, यस। ये प्लुरैलिटी वाला और इनके ऑब्जेक्शन, ये ऊपर फ़लसफ़ियाना ऑब्जेक्शन है भाई ये। इसीलिए कह रहा हूँ, लेकिन गैर मुक़ल्लिद होना ज़्यादा फ़ायदेमंद। बिल्कुल फ़ायदेमंद है भाई, तभी तो हमने इंजीनियर साहब को पकड़ा नहीं था इस पे। इंजीनियर साहब कह सकते हैं, "आप ਪਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ इब्ने मुंधिर, मुनव्विर ऐ मुनव्विर। ਪਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ, ऐ पए जे सारा कुछ।" मैं बता रहा हूँ कि भाई वक़्त के कानून के मुताबिक चलो। पाकिस्तान के कानून में हमने 18 साल अगर लिख दिया तो बस 18 ठीक। उस 18 ज़माने में ऐसा हम नहीं जानते। इस तरह कर दें, लेकिन वो भी फिर वहाँ पे मुल्हिद बड़े शरारती हैं आप जैसे। आप फिर भी कोई ना कोई कीड़ा निकाल के ले जाते हैं।
और उसमें भी मसला है ना, अगर फिजिकल एंड्योरेंस को भी ले लें तो इसमें कंसेंट का मसला तो है ही कि हस्बैंड अगर एक बार लड़की फिजिकल केपेबल हो जाए तो कंसेंट के खिलाफ भी कंज्यूमेट कर सकता है फिर, क्योंकि मेंटल लड़की हार्म का का फ्रंटल कॉन्सेप्ट लोब नहीं तो डेवलप होता 18-19 साल तक लड़की ये का, तो आप आजकल उसको इन्होंने ये नई बात कैसे शुरू उस की है कि मेंटल हार्म भी नहीं कॉज कर सकते, लेकिन मेंटल हार्म जो है वो बहुत एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है, रीसेंट 50-60 साल में साइकोलॉजी में इतना डेवलपमेंट इन्होंने हुआ तो है। मेंटल द वर्ड भी नहीं, इनको तो नफ्सियात के हार्म को ये तो अभी तक नहीं इसको एक्नॉलेज करते। बिल्कुल, हाँ। 100 साल पहले के हैं भाई थानवी साहब और ये अहमद रज़ा साहब। हुँ, जब वो इस बात को ज़िक्र कर रहे हैं तो फिर मसला ही खत्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं इस पे, मज़े की बात है। या मुफ्ती साहब ने 42 पे क्या एतराज़ किया कि यार ये जो आपने स्टेटमेंट दी थी ना कि हज़रत आयशा जो कुड़ियों से खेलती थी देयरफॉर वो हुँ, कॉन्ज़म्मेशन के टाइम पे भी बच्ची थी। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि ये आपकी बात सही नहीं। अब मुफ्ती साहब ये इमाम शाफ़िई का ओपिनियन है और ये सेम इब्न खान बंदे के मैंने 2 ट्वीट दिखाए थे, उनके तो आपने जवाब दिए नहीं है। इनका भी आप शायद नहीं देंगे। तो वो बंदा क्या कहता है कि इमाम शाफ़िई का ओपिनियन ये था कि हज़रत आयशा जो थी वो कॉन्ज़म्मेशन के टाइम पे भी माइनर थी। शी वाज़ अ माइनर एट निकाह एंड कॉन्ज़म्मेशन। इस ट्वीट का लिंक भी नीचे लग जाएगा। उसमें उसने यही बात की इमाम हाँ, तो ये शाफ़िई तो जो बड़ा बात क्लियर है ना। बिल्कुल पीछे भी ये डिस्कस ये हुआ है। अभी हमने ये क्लियर है, ये तो डिस्कस किया ना कि या तो वो माइनर थी तब वो गुड़िया से खेल सकती थी, या फिर वो माइनर नहीं थी, उनको हैज आ चुका हुआ था, लेकिन तब भी वो गुड़िया से खेलती थी, तो फिर रसूल अल्लाह के हुक्म की मुखालफत कर रही थी, वो उनकी उसकी जी, रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी। फिर इसका मतलब ये दोनों नहीं हो सकता कि हाँ भाई बिल चलो खेल लिया तो क्या हो गया, ऐसे नहीं होता। ये तो वो बात है, चलो मैं बाहर गया तो शराब पी ली तो क्या हो गया यार, ये ऐसे नहीं होता। जब हद हो जाती है, जब एक हुक्म आ जाता है रसूल अल्लाह की तरफ से या कुरान से, फिर उसके ऊपर आपका उसका उसको मानना आपके ऊपर फर्ज बन, जी, आगे या चलें? फिर गुनहगार भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है गुनाह के भी लेवल हो कि हाँ भाई चलो फिर जी, लेकिन जी, कुछ जी, जी। सजा सुजू हो, या जो ये फिर कह दें कि हजरत आयशा से गुनाह हो गया आगे बुढ़िया से तो और खेल। बड़े मज़े की बात आ रही है। ये ये बताइए। हदीस पढ़ें आप सुनन अबू अच्छा, दाऊद माय की। मदर इंटेंडेड टू मेक मी गेन वेट टू सेंड मी टू द कौन मैसेंजर कह ऑफ रहा है अल्लाह। कौन कह रहा है? ओह! नैरेटेड नाम हज़रत बताएँ आयशा हज़रत आयशा कह रही हैं कि मेरी अम्मी वालिदा मेरी चाहती थी कि मैं ज़्यादा रोटी-शोटी खाऊँ ताकि मेरा वेट बढ़ जाए, ताकि मैं रसूल अल्लाह के पास जा सकूँ। ओ हो! साबित हो गया कि हमारा वो शर्त नैरेटिव में, क्योंकि ज़्यादा रोटी खाने से मेंसेस तो नहीं तेज़ होंगे, वज़न ही आएगा ना। ओ हो! और अच्छा हदीस को आगे। सही कहा हुआ है अल्बानी ने। ओए ओए ओए! सुनन नबी दाऊद की, हाँ, ये बट नथिंग व्हिच शी डिजायर्ड बेनिफिटेड मी टिल शी गेव मी क्यूकम्बर विद फ्रेश डेट्स टू ईट। लेकिन उसे किसी भी जो रोटी खाना-खुना देती थी उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उन्होंने खीरा दिया मुझे यार क्या करो यार। खीरा दिया और खजूरें दी मुझे, तो फिर उससे मुझे फ़ायदा हुआ, अफ़ाक़ा हुआ। यानी अब इससे मतलब ये निकाला जा सकता है कि शायद इससे उनको प्यूबर्टी में जाने की हुँ, मिली हो। पर मुझे देन आई पता है ना मुफ्ती गेन्ड साहब एज़ क्या मच एतराज़ नहीं, नहीं, करेंगे। नहीं, 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 आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि देन आई गेन्ड मच वेट, यानी फिर मेरा यानी कद-ओ-काट या जिसामत जो है मेरी बढ़ी, एज़ ही डिज़ायर्ड। अगेन यहाँ पे अगर वो ये कह देती ना कि फिर उसके बाद मैं जल्द से अपनी हैज़ वाली उम्र में पहुँच गई, तो फिर आप कह सकते थे हाँ, भी ठीक है। बिल्कुल। नहीं, मैं तो मुफ्ती साहब को लेकिन इस पे भी डिस्काउंट दे रहा हूँ। मुफ्ती साहब ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये जो उक़बा नामी शख़्स है ना, इसने इसके मफ़हूम को सैयद उक़बा, मिसइंटरप्रेट हाँ, तब तो मुफ्ती साहब आप ये इसको एतराज़ क्या कर सकते कह थे सकते हैं कि उक़बा ने? कि ये उसने मफ़हूम गलत एक्सट्रैक्ट किया क्योंकि जो चैप्टर है वो है मेडिसिन यानी किताब अल-तिब और जो चैप्टर है वो है वेट गेन। तो इससे आप शादी का और कंज़म्मेशन का मसला कैसे निकाल सकते हो उक़बा भाई? ये मुफ्ती तो साहब ये तो एतराज़ वही कर बात हो सकते गई। थे। ये तो फिर कर वही सकते निकाह थे ना वाली वो। बात, हाँ, जी, नहीं। जी, नहीं मैं तो मुफ्ती साहब को हुस्न ज़न कह रहा हूँ कि यार मुफ्ती साहब ने ये भी मान लिया। आगे चलें, आगे बड़ी मज़े की बात। इस नहीं, पे मैं लेकिन पहले ये कोई अच्छा जवाब नहीं होना, ये अच्छा जवाब नहीं होना, ज़ाहिर बात है। होना नहीं ये है लेकिन कि उसकी उस मैं फुल चैप्टर में प्रूफिंग करके लाया हूँ। एंटी एंटी हाँ। वेनम लेके आया हूँ उसका मैं। हाँ, लेकिन कहना मैं तो सही वैसे है। भी एक मैं अकली जवाब दे दूँ कि वो तो अगर हम इसी को, ये ठीक है, ये बात ये चैप्टर तिब में है, लेकिन ये उस चैप्टर के अंदर भी अगर हम डाल दें हज़रत मोहम्मद की हज़रत आयशा के साथ शादी वाली में, तो उसके अंदर भी फिट हो जाएगी। ये तो चैप्टर में डालना ना आप। बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल। अब ये है दारुल इफ्ता बर्मिंघम से डायरेक्ट। क्या ज़िक्र हुआ है जी? सेम हदीस उन्होंने ज़िक्र की है और उसके नीचे वो क्या लिखते हैं कि मौलाना आकिल writes in his commentary of Sunan Abi Dawud that हुँ। after the wedding and before the consummation, if the woman is skinny, then the mother should think of a way to trial things to which she would gain energy and thickness. तो हुँ। बात खत्म हो गई है यहाँ पे। हमने कोई मफ़हूम थिकनेस गलत के मत यानी निकाला। उनके वज़न के हिसाब से, यानी राउंड एंड प्लम की बात हो रही है, और वेट बिल्कुल, बढ़ेगा। ये एंटी वेनम है, फुल प्रूफिंग हुई हुई है, दारुल इफ्ता बर्मिंघम का फतवा है, मुफ्ती साहब, हमने दारुल अपनी इफ्ता मर्ज़ी से कुछ नहीं निकाला। बर्मिंघम है, लेकिन लेकिन नहीं, ये तो लॉजिक है। ये तो अगर ये नाम ही हमें देते दारुल इफ्ता बर्मिंघम शरीफ वाले नाम ही बताते तो साफ क्लियर है। ये तो जी, अगर वो जी। उसमें हज़रत आयशा ये बता देती ना कि उससे उसके बाद फिर मुझे हैज़ आना शुरू हो गया, तो हमने कहना था। यानी इतनी रवायात हैं हज़रत आयशा की हज़रत मोहम्मद से शादी के हवाले से, लेकिन उनमें कहीं पे भी बड़ी हैरत की बात है, ये मुझे नहीं पता ये किसने पहली दफ़ा बात उठाई थी, मैंने किसी एक्स मुस्लिम से ही सुनी थी कि इसमें कहीं पे भी हैज़ का ज़िक्र नहीं आया। ये अस्यूम जी, किया गया कि 6 से 9 के ऊपर जो वेट किया गया, वो इसलिए वेट किया गया कि उनको हैज़ आया होगा। लेकिन ये वाली जो पिछली हदीस है, ये तो बल्कि आपने बड़ा मज़ा कर दिया।
कि वो वेट कर इसलिए रही थी कि उनका वेट बढ़ जाए, और ये मौलाना थी वजह। कमेंट्री क्या कह रही है, थिकनेस और वेट नहीं, मैं गेन। तो अब इस स्ट्रीम के शुरू में भी मैं ये समझ रहा था कि हम उससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि शायद वो हैज के लिए वेट करें ना। अब तो हदीस सही आ गई है जो बता रही है कि इंतजार किया ही इस वजह से जा रहा था कि फिजिकल उनका वेट कैपेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये तो मामला स्लैम डंक हो गया, ये तो क्लोज्ड हो गया, अब तो कोई कह ही नहीं सकता। अच्छा 390 जी, थे। आगे। अब मसला है जी 4736 पे मुफ्ती साहब एतराज करते हैं कि यार हमने जो इब्न कुदामा का जो फतवा दिखाया था ना, वो हमने मिसरिप्रेजेंट किया है, उसमें बात अच्छा। हो रही थी हद की और हम उसको निकाह के उसमें लाए झैल के अंदर और हमने ये तासुर देने की कोशिश की कि यहाँ पे बात निकाह की हुई। जबकि अगर कोई बंदा ऑनेस्ट है तो वो जाके हमारी पिछली वीडियो देख सकता है, उसमें हारिस भाई हमने कहीं भी निकाह की बात नहीं की थी, हमें पता था कि वहाँ किस चीज की बात हो रही है। बात इधर डैश की हो रही है, यानी ज़िना बिल जब्र की हो रही है, क्योंकि इनके यहाँ तो रेप का कॉन्सेप्ट ही नहीं मौजूद ना, मौजूद ही नहीं है। मैरिटल रेप का नहीं है कॉन्सेप्ट। नहीं, उसका भी नहीं है भाई, उसके मतलब नाम से मौजूद नहीं है। ज़िना के अंदर ही 2 कैटेगरीज़ हैं, ज़िना बिल जब्र और ज़िना बाय कंसेंट, और उसमें भी आपको चाहिए होते हैं 4 जिना बाय कंसेंट क्या है? हाँ, जिना बाय कंसेंट, हाँ ठीक है, ठीक है। एडल्ट्री हाँ, हाँ, ठीक है, एडल्ट्री नॉर्मल, हाँ। नॉर्मल। तो उसमें भी अहमद रज़ा खान का तो ये फतवा है कि 4 आपको चाहिए बिल्कुल चश्मदीद गवाह, जिन्होंने ऐसे देखा हो कि सुरमेदानी में सुई पेवस्त हुई हुई होती है ना जैसे, उस तरीके के गवाह चाहिए आपको। अब मसला यहाँ था बच्ची का। एनालॉजी चेक करो इनकी। तो अच्छा, यहाँ आगे। था भाई इब्ने कुदामा ने बच्ची का मसला ज़िक्र किया था कि क्योंकि बच्ची तो उस तरीके से फ़ील ही नहीं कर सकती ना। तो इब्ने अब अगली अच्छा। स्लाइड पे चलें आप? ये मैंने दिखा दिया जो लोग की पढ़ना चाहे, मैंने उस पे डिस्कस किया कि इब्ने कुदामा ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कोई अंडर एज भी हो, बट फिज़िकली कैपेबल हो और ये क्लेम हो कि उसके साथ डैश हुआ है, तब भी मामले को असेस किए जाने के बाद ही किसी नतीजे पे पहुँचा जाए। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक इट माइट बी वेरी वेल पॉसिबल कि अंडर एज फिजिकली कैपेबल बच्ची की कॉन्सेंट शामिल हो, क्योंकि वो डिजायर उसको भी आ सकती है। आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि वो 9 से छोटी है तो उसको डिजायर नहीं आ सकता। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सही में वो जबर के साथ हुआ या नहीं हुआ। अब मजे की बात है ना कि ये तो हम इसलिए दिखा रहे थे कि देखो इनके नजदीक जो जिना बिल जबर है उसका एक तो वैल्यू इतनी कम है कि उसमें 4 गवाह की कंडीशन लगी हुई है, प्लस छोटे यस। बच्चे वालों में तो मामले और भी बेड़े करके। मकसद इसका ये दिखाना था कि आपके नजदीक छोटे बच्चों की वैल्यू कितनी कम है। अब मजे की बात है कि मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, इब्ने कुदामा रहमहुल्लाह को इन्होंने मिसरिप्रेजेंट किया। मुफ्ती साहब इब्ने कुदामा को ओए होए। ऐसे डिफेंड कर रहे हैं कि जैसे इब्ने कुदामा तो मुफ्ती साहब के बहुत अच्छे वाले सपोर्टर हों इनके नैरेटिव के। अभी नहीं, लेकिन वो मुफ्ती कहेंगे मैं साहब इख्तिलाफ कर सकता हूँ उनसे, वो ये कहेंगे मैं इख्तिलाफ कर सकता हूँ तो उनसे, वो यही सकते हैं, कहेंगे। लेकिन आपने उन्हें डिफेंड कर लिया तो अब आपको इब्ने कुदामा की भी बातें दिखाई जाएंगी कि इब्ने कुदामा ने सही में क्या कहा है। क्या कहा? इब्ने कुदामा ने Major importance here is Ibn Qudama's insistence that divorce can only occur after consummation. हाँ, इब्न कुदामा कह रहे हैं वो इंसिस्ट किया, इंसिस्ट इकरार। इंसिस्टेंस, हाँ, इंसिस्ट के सिर्फ सेक्स के बाद ही डाइवोर्स हो सकती है, यानी इद्दत हो सकती है, which clearly reveals that he believes that prepubescent can engage in sexual intercourse. सारी बात है कि कोई वो सूरह तलाक की चौथी आयत की जी उसमें ये जी खलवते सहीहा बिल्कुल इब्ने नहीं है, कुदामा ने कोई खलवत नहीं लाई। उनको खलवत सहीहा से में कोई इंटरेस्ट नहीं, उन्होंने कहा इद्दत तभी होगी अगर धबड़धूस किया होगा, दैट्स इट, फुल स्टॉप, खत्म। इंसिस्ट कर रहे हैं वो इस बात पे। रियली और जी। ये भी वो माइनर मैरिज का ही किताब का हवाला है, पेज नंबर भी ऊपर मेंशन है, जिसको वेरीफाई करना हो वो डाउनलोड करके किताब खुद से देख ले। मुफ्ती साहब आप भी पढ़िएगा, मेरा सजेशन है, ये बहुत अच्छी किताब है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। बहुत ही अच्छी किताब है, तौबा तौबा। किलर ब्लो उन्होंने उसी लाइन में आपने हाईलाइट कर दिया, किलर ब्लो है, खत्म होगी बात वहां पे। अब ये है जी खलवत का भी अब ऑपरेशन अब होगा। खलवत का अब आया ना मेरे टॉपिक का फेवरेट ये टॉपिक। तो ये है जी islamqa.org का hanafifatwa.com 15752 खलवत सहिया और फासिदा। दो तरीके की खलवत होती है, एक खलवत सहिया और एक दूसरी खलवत फासिदा। तो हमें तो सहिया से मतलब है। ये इस्माइल मूसा मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं भाई? ये कहते हैं कि भाई अगर हस्बैंड अकेला है घर में और जो आना चाहे वो आ सके तो वो जो सॉलिट्यूड है वो वैलिड नहीं होगा, यानी तब खलवत वैलिड नहीं होगी सहिया। लाइकवाइज इफ ही इज उसका अलोन विद हर इन एनी हाउस एंड द हाउस हैज एन ओपन डोर इन द हाउस इफ ही वांट्स अदर महरम्स, यानी कि जो दूसरे महरम है, यानी लड़की के महरम क्या हुआ, उसके माँ बाप, भाई वगैरह, भाई 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 जो भी, यानी उसके गार्डियन वगैरह जो भी, अगर वो एंटर करना चाहे तो अगर ऐसी कंडीशन होनी चाहिए वो एंटर नहीं कर पाए, कुंडी लगी हुई हो, पर्दे गिरे हुए हो, ये सब मुफ्ती साहब ने अपने उसमें जिक्र किया है, जो मुफ्ती साहब ने फतवा दिखाया। तो यानी वो अकेला मिल सकता हो उसको हम कहेंगे खलवत सहीहा। जी तो जी मुफ्ती साहब इसके ऊपर ये कहते हैं कि अगर ऐसे हो गया, फर्ज करें वो खावंद अपनी बीवी से मिलने आया है तन्हाई में, तो फिर वो खलवत सहीहा होगी, उसके ऊपर इद्दत वाजिब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो बच्ची बेयर नहीं कर सकती और उसको भी वो नहीं आए, पीरियड नहीं आए, तो फिर तो माँ बाप उसको अकेला मिलने देंगे ही नहीं। क्यों मिलने देंगे? खलवत पे पहले मैं एक पॉइंट और रेज कर दूं कि यार मुफ्ती साहब ने जो अपना 9 महीने पुराना वाला बयान था ना, कि जिसमें वो बंदे से अग्री कर गए थे कि हाँ आप ये बात सही कह रहे हैं कि कंज्यूमेशन के बाद ही इद्दत लाजिम आती है, उस पे मुफ्ती साहब ने कोई क्लैरिफिकेशन इशू नहीं की। दूसरी बात ये कि हाँ, वो खलवत नहीं पर की। हमने मौलाना तकी उस पे उस्मानी बस साहब की उन्होंने इतनी तफसीर सी का बात हवाला कर दी, दिया हाँ था भाई हम तो कि हर खलवत बात को ऐसी नहीं तन्हाई को जानते। कहते हैं कि इसका मतलब उन्होंने ऐसी ओपिनियन तन्हाई चेंज मैसर कर आ लिया। जाए। मुफ्ती साहब जरा खुल के जब बता दिया कि ना, ओपिनियन हारिस चेंज भाई, करना बुरी बात नहीं होती। ओपिनियन चेंज करना अच्छी हारिस बात होती भाई है। आप ये कहते हैं कि देखें मैं ग्रो किया है मैंने। चलें, यार उसमें तो अब तक उन्होंने ओपिनियन
चेंज कर ली, मुझे नहीं लगता है करना। अभी एक दफा और ओपिनियन चेंज करेंगे। अच्छा आगे बोला, दूसरा पॉइंट क्या है, खलवत पर मौलाना तकी उस्मानी की तफसीर वाले हवाले का जवाब भी नहीं दिया। हाँ, वो मुफ्ती तकी उस्मानी का नहीं दिया इन्होंने, मुफ्ती जी, तकी जी। उस्मानी का उन्होंने यतीम वाले पे भी नहीं दिया जवाब, क्योंकि मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा उधर भी यतीम जी, का जी, मसला जी, वो जी। उसके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी जायदाद तकी के मामले, उस्मानी साहब ने। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, उसका डिंग डोंग धड़ धबड़ ढिंग की चिकी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अब अच्छा, एंटी वेनम जवाब देने लगा हूँ अब मैं कि बकौल हाँ, मुफ्ती साहब वो जो ओरिजिनल वीडियो है ना 40-50 वाली, उसमें मुफ्ती साहब 1245 पे ये ज़िक्र करते हैं, जिस कॉल को मुफ्ती साहब ने इंटेंशनली शरारत की थी जिसके अंदर, तो उसमें मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि प्री प्यूबर्सेंट बच्ची को माँ-बाप हस्बैंड के हवाले नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि हस्बैंड को हो सकता है कि अपनी शहवत पे कंट्रोल अच्छा, ना रहे और वो ऐसी हरकत कुछ कर गुज़रे जिसके नतीजे में बच्ची को हार्म हो जाए। तो अब ये हम्म, क्या चीज़ हो रही है? ये कैसे माँ-बाप हैं कि जो एक तरफ तो रुखसत ही नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरी तरफ हरकतें सही अलाउ कर रहे हैं कि ऐसी हो और कि खुद भी जिसके एंटर अंदर, नहीं कर सके। हाँ, ऐसी कि कोई अंदर ना घुस सके। खुद भी अंदर वो नहीं तो घुस सके। खुद भी अंदर ना घुस सके, जो अभी हमने पहले दिखाया इस्माइल मूसा भाई का फतवा। तो मुफ्ती साहब ये फिर तज़ाद आ गया। वो कैसे मिलने दिया जा सकता है बीवी के साथ? कि अगर खुद आप कह रहे हैं कि वो शहवत पे काबू ना कर सके और ढिंकी-चिकी कर दे, तो आप कहेंगे, अब मुफ्ती साहब मैं बताऊँ क्या जवाब इसका, लेपा-पोती करनी होती है ना? वो कहेंगे नहीं, वो घुस ना सके, लेकिन वो बाहर ज़रूर हो। तो लड़की के साथ अगर वो कुछ करने की कोशिश करेगा तो लड़की तो शोर मचा देगी और फिर वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएँगे। नहीं, तो यहाँ पे इससे वो मुराद है। नहीं तो लेकिन फिर वो बात फिर सहिया वही होगी नहीं ना उस आती है, केस में वो, सहिया होगी नहीं नहीं, ना। नहीं, नहीं तोड़ के अंदर आ सकते हैं ना, वैसे वैसे नहीं आ सकते। वो ये आप कहेंगे ना कि तोड़ दरवाज़ा, के उसने अंदर आ कुंडी-शुंडी लगाई हुई है, अंदर नहीं वो दरवाज़ा तोड़ के हबड़-धबूस करके अंदर आ जाएँगे, फिर कहेंगे, ओए भाई ये वो क्या तो कर रहे फिर हो? तो वो वो आगे से कहेगा मेरी बीवी है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, तुम कौन होते हो? वो कहेंगे नहीं, हाँ, हमने रुखसती नहीं की। ये अब लेपा-पोती, मैं आपको लेपा, ज़ाहिर-सी बात है ये लेपा-पोती वाला जवाब है। मैं कहूँगा भाई लेपा-पोती का जवाब पहले से एडवांस में तैयार कर रहा हूँ और ये अपने लोगों को बता रहा हूँ कि लेपा-पोती का जवाब देना कितना आसान होता है, बनाना कोई भी जवाब बंदा बना दे। तो ये भी इसमें भी तज़ाद दिखा दिया। हाँ, चलें, अच्छा तज़ाद, गुड 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 वेरी गुड पॉइंट। जी, जी। अब मज़े की बात, अगले उस पे आ गए हम हाँ, कि क्या हाँ, माइनर के साथ कंज़म्मेशन में सज़ा मौजूद है? जो मुफ्ती साहब की स्ट्रीम है ना, उसमें मुफ्ती साहब हुँ, कहते हैं कि यार एट 40-55 ये तासुर देने की कोशिश की है कि माइनर के साथ कंज़म्मेशन पे ताज़ीरन सज़ा है। जबकि रियलिटी ये ठीक है। है कि सज़ा उस बात पे है कि अगर वो उस माइनर यानी कि जो एंड्योर नहीं कर सकती, उसके साथ इंटरकोर्स करे और उसके हाँ। नतीजे में इंजरी हो जाए, तब यस, है यस, यस, सज़ा। यस, वेरी गुड पॉइंट। आगे यस, चलें यस, यस, इसको, यस, आगे मैंने दिखाया है भाई ये। यस, अभी यस। इसमें भी ये खुद ही तो हाँ, पलट के मुफ्ती साहब ने कहा, मैंने क्योंकि चूँकि ये सवाल रखा था कि अगर छोटी बच्ची के साथ प्री-प्यूबेसेंट लड़की के साथ डिंग-डोंग नहीं हो सकता, तो फिर उसकी कुछ सज़ा भी होनी चाहिए। तो मुफ्ती साहब ने उसका जवाब दिया, सज़ा है, वो ताज़ीरन है। लेकिन जो सज़ा जो आप बात कर रहे हैं, वो ये है कि अगर वो, जैसे उकबा ने बताया कि अगर वो छोटी बच्ची के साथ सेक्स करे और उसको नुकसान पहुँचे, तब है सज़ा। अगर सेक्स करे और नुकसान ना पहुँचे, तो वो भी उसके ऊपर बच्ची उसको को कोई हो कि जो सज़ा नहीं है कि कैपेबल नहीं तुमने, हो, जो कैपेबल हाँ, नहीं। हाँ, जी, जी, जी। कि तो अगर उसके साथ वो सेक्स करे जिसको मेंसेस नहीं आए और उसको लेकिन इंजरी ना हो, तो फिर कोई सज़ा नहीं है। तो इससे ए, साबित हो जाता है कि जिसको मेंसेस नहीं आए उसके साथ सेक्स किया जा सकता है, मुफ्ती साहब। और बिल्कुल। ये तो हम अबे कह रहे हैं। आगे तो चलें, मुफ्ती साहब ने इस फ़तवे का भी सोर्स ज़िक्र नहीं किया, लेकिन हम क्योंकि शरारती हैं, तो हमने स्क्रीनशॉट लिया, उसको गूगल लेंस पे डाल के रिवर्स सर्च किया, फ़तवा हमारे हाथ लग गया। सैयद ओए होए होए! साबिक फ़िक़्ह सुन्नह किताब मुफ्ती साहब ने बाकायदा नाम किया था। तो उसके एंड में आके क्या बात ज़िक्र हुई? रादर व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, यानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि शी इज़ वन ऑफ दोज़, कि वो है जो सेक्स को बर्दाश्त कर सकती है और वो 9 साल की भी हो सकती है। इफ शी इज़ वन ऑफ दोज़, अगर वो उनमें से है जो सेक्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वो बड़ी यंग है, एंड द लाइक, एंड हर हस्बैंड, और उसका खावंद उसके साथ डिंग-डोंग करता है और उसको तोड़ देता है, यानी उसको कोई इंजरी देता है, ज़ख्मी कर देता है, और उसने यानी उसका यूरेथ्रा जो है, यानी उसको तकलीफ पहुँचाई है। एंड इट्स मीनिंग, और उसका मतलब कि वो लिफ़्दा जो पीनस मुफ्ती एंड, साहब ने हाँ, ज़िक्र किया हाँ, था लिफ़्दा, हाँ, वही। वही बात कि यानी यानी ये कितना होता होगा ये काम, कि अगर वही उसके 2 सुराख बेचारी के फट के एक हो जाते हैं। अगर वो ये करता है तो फिर इसको गुनाह समझा जाएगा, जुर्म समझा जाएगा ऑन हिज पार्ट अगेंस्ट हर। यानी ये है इसकी सज़ा। जो आपने बताया कि ताज़ीरन सज़ा है, वो ताज़ीर इस बात पर है। तो मुफ्ती साहब, अब आपने ये दिखाना है कि इसके ऊपर है जो ये फ़ुक़ही की जो ये राय है कि छोटी बच्ची जो बर्दाश्त कर सकती है उसके ऊपर सज़ा, उसके साथ सेक्स किया जा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकती फिर उससे सेक्स कर लिया तो फिर उसके ऊपर सज़ा। सज़ा उसके ऊपर। अब आपने हमें ये फ़तवा दिखाना है कि जिस आदमी ने मेंसेस से पहले वाली लड़की के साथ सेक्स किया है अपनी बीवी के साथ और उसमें उसको इंजरी नहीं हुई, फिर उसके ऊपर कोई ताज़ीरन सज़ा है या नहीं है, ये आपने दिखाना है। ये चैलेंज था आपका। ये तो हमें भी पता है कि सज़ा इसके ऊपर तो होगी, क्योंकि ये तो एक एग्रीड अपॉन पोज़ीशन है कि अगर उसके 2 सुराख फट के एक हो जाते हैं। नहीं, लेकिन इसमें मैं ये कह रहा था कि इसमें भी हमारी पोज़ीशन रीइटरेट हो जाती है। हमारी पोज़ीशन रीइन्फोर्स होती है कि कंडीशन जो है वो फ़िज़िकल कैपेबिलिटी है। तो हाँ, इसमें हाँ, भी वही मुफ्ती साहब की अपनी ये पोज़ीशन रिफ्यूट हो गई। यानी मुफ्ती साहब ने जो फ़तवा दिखाया ना, हाँ, वो इनके अगेंस्ट ही चला गया। और ये मज़े की बात, ये उनका ही फ़तवा दिखाया हुआ है उनका ना? ही फ़तवा दिखाया है फिर भी। कितने फ़तवे ये दिखा दिए उन्हीं का इन्हीं के फ़तवा। कोट करे हुए। ये सारे मुफ्ती साहब आपके ही दिखाए
दिखाए हुए फतवे हैं। शुरू में भी वही फतवा था जो आपके दिखाया, उसमें आपने इल्मी खयानत कर दी, आपने वो वाला तीसरा पॉइंट नहीं दिखाया। शब बारात से पहले मोमिनीन के लिए, अच्छा हाँ, तो यानी अब शब बारात गुजर गई है, गुजर गई मुझे तो पता भी नहीं। अच्छा चला, इसमें गुजर गई क्या भाई, मोमिनों गुजर के लिए खास तोहफा लाए हैं आप? ये उसके लिए उसको इस बात की इजाजत है कि वो उसके साथ किसी भी तरह का जिस्मानी ताल्लुक कायम कर सकता है, यानी जभियां ओए होए, चुमियां एंड भी, और उसके करीब भी हो सकता है। ये क्या लिखा हुआ है? चले किताब ओके ऑनलाइन ठीक का है। फतवा है भाई, नीचे लगा दूँगा। और बस चल किसने? चलो अब्दुल्ला ठीक है, फत ठीक है। वो हाँ, हाँ, फतवों के अंदर मैं कह रहा हूँ इन फुकहाओं के इन्हीं कामों में तो पड़े रहते हैं, अभी तो कोई रॉकेट नहीं इजाद किया इन लोगों ने। आगे चले, चुमियां आगे एक और फतवा है भाई, जो इसी बात को रिट्रेट करता अच्छा, आगे। है। ओए होए मौसूआतुल यार! फतावा। ये क्या है यार? पढ़े ना यार अब आप। यानी यानी छो बेबी, ये अब छोटी बच्ची टॉडलर से भी बात पीछे चली गई। ये मैंने एडिट नहीं किया है, छोटी मौजूद है। छोटी बेबी छोटी बेबी के साथ उसको एन्जॉय कैसे करना? अब ये बेबी का ज़िक्र हो रहा है, जो यानी व्वां व्वां करके जो बच्चा रो रहा होता है साल, सवा साल, यार ये अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? ये कौन-सी वेबसाइट है जी? ये है जी मौसूआतुल फतावा, बहुत बड़ी वेबसाइट है, और इसका स्पेलिंग भी नीचे लग जाएगा। चैप्टर है जी सॉलिट्यूड एंड मिंगलिंग, यानी तन्हाइयाँ हाँ, और उनके साथ मिंगल करना जरा, खेलना-खूलना जरा, अब बच्चों के साथ, जी। बेबियों के साथ, यार क्या है? इज़ अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर अ फीमेल इन्फेंट, यानी ये वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह है कॉन्ट्रैक्ट वाला, जो एक नौमौलूद बच्ची लड़की के साथ है। और इज़ इट, क्या उसको इस बात की इजाज़त है कि वो उसको एन्जॉय हर चीज़ में एन्जॉयमेंट फ़ील हो? चाहिए। इज़ इट परमिसिबल, क्या इसकी इजाज़त है कि उसके साथ एन्जॉय किया जाए चुम्मियों के साथ? यानी जब आप एक बच्ची की पप्पी करते हैं, तो हम एक वो बच्चे के साथ जो प्यार होता है, वो वाला क्यूट सा, गोल-मटोल सा, वो नॉन जिनसी होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनके लिए भी प्रोविज़न्स दी गई हैं, ये मैं इंग्लिश में ट्वीट करूँगा, ये है। लेकिन इंटरकोर्स की इजाज़त नहीं, ज़ाहिर बात है, उसमें तो फट-फटा के एक ही हो जाएगा ना काम, वो हो जाएगा। यहाँ पे ये बहुत बहुत शुक्रिया सर, वो हो। इट इन अ वे, अच्छा उसके ऊपर भी कंडीशन है, इन अ वे दैट इट डज़ नॉट हार्म हर, यानी ऐसी कंडीशन है कि उसके ऊपर वो हार्म ना हो। मेरा नहीं, ख्याल ये मतलब पहले हर वाले हिस्से तरीके का। से आप एन्जॉय कर सकते हो, बस उसको हार्म नहीं होना चाहिए कुछ फिज़िकली। हाँ, नहीं लेकिन एक्सेप्ट इंटरकोर्स बिल्कुल भी इजाज़त, अगर इफ द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल्स इट्स लीगल कंडीशंस, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट पूरी इसकी लीगल कंडीशन को फुलफिल करता है और वो उसकी बीवी बन जाती है हर लिहाज से, तो उसको इजाज़त है कि वो उसको देख सकता है, छू सकता है, चुम्मियाँ ले सकता है। इट इज़ नॉट परमिसिबल, और लेकिन उसको इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो उसके साथ सेक्स कर सके, तब तक जब तक वो बगैर किसी इंजरी के उसको बर्दाश्त कर सके। और जब वो उसको बर्दाश्त कर सकती है, तो फिर उसके ऊपर डिंग-डोंग की ज़बरदस्त। भी उसको इजाज़त, हवड़-दूस की भी उसको फुल इजाज़त है। अल्लाह अल्लाह नोज़ बेस्ट। आगे तो बेबी चल वाइफ के साथ चुम्मियाँ-चाटियाँ भी जायज़ हैं। जी, सर जी जी, अगेन जी। ये सेक्सुअल है ये काम। आई मीन ये कितना सिक है ये काम। दिस इज़ इन लिटरली फत सिक। ये फतवे भी ना ऐसे रैंडम नहीं है हवा में। अब यहाँ पे आगे आपको पता चलेगा कि इब्न कुदामा का मैंने क्यों मज़े लिए हैं। तो चलें आगे? हाँ, इब्न कुदामा जो बड़े रहीमहुल्लाह ताला हैं, अल्लाह उनको रहमहुल्लाह, अभी जन्नतुल, रहइमाहुल्लाह की जो रहमत बरसेगी, अब देखें आप क्या आगे। बताते हैं, इब्न कुदामा की ओपिनियन है इस्तिमता जो है, ज़रूरी नहीं कि वो अंदाम नहानी के अंदर दखूल ही हो। अंदाम नहानी कहते हैं लड़की का आगे वाला हिस्सा। लेटर ही मेक्स द पॉइंट, बाद में वो ये पॉइंट बनाता है कि अगर वुमन, अच्छा यहाँ पे भी वर्ड वुमन है क्योंकि फीमेल के लिए ये यहाँ पे इन पे कोई ज़्यादा तफरीक इन लोगों ने नहीं रखी हुई। जी, निसा जी, का इसका वुमन तो इज़ जवाब ही वेरी नहीं दिया। स्मॉल। हाँ, वेरी स्मॉल, वही ना, स्मॉल वो लड़की की बच्ची के लिए भी वुमन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो बिल ये इनको कोई ये इसको इतना सीरियसली नहीं लेते थे। एंड और उसका खामन जो है वो बहुत बड़ा है, यानी वो बड़ा फुली ग्रोन है और बच्ची जब वो छोटी। तो और वो डरती है, उसको डर लगता है डिंग डोंग करने से, उसके बड़े होने की वजह से। तो फिर वो उसको रोक सकती है कि मैंने तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करना। और लेकिन फिर वो उससे दूसरे तरीके से मज़े ले। जी, दूसरे तरीके से, यहाँ जप्पी जुमिया-शुमिया, पूनिंग-शपूनिंग, इब्न कुदैमा, रहइमाहुल्लाह। और लाख दी लानत है तेरे। सही, ये सही। कुदैमा जो है ना, ये अब कोई इसकी कोई इज्जत नहीं है मेरी नज़र। देखो यार ये क्या क्या हरकतें, क्या मशवरे क्या दे रहे हैं। जप्फी-जुप्फी लाओ ज़रा, मज़े-शज़े लो, रबिंग-शबिंग करो। हमने तो वो सुना था, एक उसका जो ख़मीनी है उसका फ़तवा सुना था कि थाइंग वाला जो हिस्सा है, हम कहते हैं, मैंने कभी अटेंशन पे नहीं की। मैंने कहा शहज़ादी ख़मीनी ने कह दिया, वो ख़मीनी की क्या औकात है, शिया है वगैरह। और ये क्या लिखा हुआ है अंदर, चुमियाँ लो, जफ्फियाँ लो, धबड़-दूस के अलावा बाकी सारे काम करो। वाह! इसको कहते हैं इस्तिमता। तो ये हाल है मुफ्ती साहब, मुझे लगता है कि आपको अपनी ओपिनियन बदलनी पड़ेगी। इज्मा इसी बात पे है कि वो बर्दाश्त कर सकती है। खलवत सहीहा में ये भी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन है। और यतीम वाला जो है वो टॉपिक, उसको आप देख लीजिएगा। और जो ताज़ीर वाला जो आपने मसला दिया है, उसमें भी ताज़ीर इस बात पे है कि वो छोटी है और उसकी जजमेंट में गलती हुई है कि वो बर्दाश्त कर सकती है, और फिर उसने उसको इंजर्ड कर दिया। अब आपने फतवा ये दिखाना है कि सज़ा है इस बात पे कि उसने एक जिसको लड़की को मेंसेस नहीं आया उससे सेक्स कर लिया, बस इस बात पे सजा दे है।
इस पे आपको कोई फतवा ला के दिखाना पड़ेगा। तो हमारे जो चैलेंजेस हम अपनी जगह पे हैं, मुझे लगता है आपने लेपापोती की है। मुझे नहीं लगता कि आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये जितना गड़ा है वो गड़ा मजीद खुलता जा रहा है। और एक और जो गड़ा खुद गया वो ये कि अब क्या देखने पे भी महर वाजिब हो जाएगा, और महर वाजिब हो गया है तो फिर ये आपने इस्तेदलाल किया है, तो इसका मतलब इद्दत भी हो जाएगी। तो अब जरा एक मकतबा दारू देवबंद से ये भी एक फतवा इशू करवा देंगे, जो लड़का लड़की को देखने जाएगा रिश्ता देखने के लिए, फिर उसके बाद उसकी शादी 3 महीने के बाद तक हो ही नहीं सकती, रुखसती किसी और के साथ भी नहीं हो सकती, क्योंकि अब इद्दत बैठेगी वो घर में। अच्छा, इद्दत में बैठने की और भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कोई नामहरम नहीं देख सकता उसे उस वक्त में, क्या होती है नामहरम? तो मैं वैसे भी नहीं देख सकता, तो वो लड़की को वो भी घर से इद्दत बाहर नहीं जा उससे जो सकती। ओए होए यही कंडीशन होती है ना कि वो बच्चे की मेन तो यही होता है कि बच्चे की आइडेंटिटी के बारे में कोई वो नहीं क्योंकि हो। उनको ये लगता था घर से बाहर निकलेगी, हो सकता है किसी के साथ गली के नुक्कड़ में सेक्स कर ले तो कोई और हो जाए, तो ना, जी, जी, तो जी, जी। वो इल्ज़ाम पुराने ख़ावंद के ऊपर आ जाए। यही है ना उसकी कंडीशन, ये है कि घर से। तो अब आपने मकतबा देवबंद से ये फतवा निकलवाना है कि जब कोई मर्द ने किसी लड़की को निकाब के बगैर देख लिया, उसके ऊपर महर वाजिब हो गया, देयरफॉर उसके ऊपर इद्दत भी इद्दत वाजिब आ वाजिब हो सकती है गई। इन केस तलाक हो जाए। तो हाँ, तो फिर अब जब किसी मर्द ने किसी लड़की को देख लिया, तो उसको अब 3 महीने घर में बैठना पड़ेगा। अब वो जी, घर जी। से बाहर नहीं जा सकती। और ओए होए मकतबा होए होए! दारुल उलूम देवबंद का जो पुराना फतवा है वो उसपे भी क्लैरिफिकेशन देनी। वो जो मकतबा, और आपने जो देवबंद पे जो मत दे दिया हुआ है कि वो तो हमने फतवा दिखा दिया आपको शुरू में, कि आप बताएं कि आप उसको डिसोन करते हैं या नहीं करते। तो चलें, ये लंबी हो गई वीडियो, जैसे बताया शायद लोगों को ज़्यादा मज़ा ना आए इस पे, लेकिन ये इल्मी है। जो मुफ्ती, यही छोटे-छोटे मुफ्ती हज़रात हैं आपके इर्द-गिर्द बैठते हैं, ये उनके लिए भी है कि ज़रा रिसर्च करें, अब आप होमवर्क करके आना है पूरा। चलें, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए अगली वीडियो तक सैंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।